देयर वाज अ टाइम जहां एक एक साल में एक एक बटालियन 200 200 300 300 टेररिस्ट मारते थे। अच्छा। जो टेररिस्ट घूम रहे हैं वो सोचते हैं कि अंधेरे में नहीं देखे जाएंगे, तो उनको एक मैसेज भी देना होता है कि दिन हो या रात हो, राष्ट्र राइफल्स बैठी हुई है तेरे को ठोकने के लिए। राष्ट्रीय राइफल्स की ऑर्गेनाइजेशन कैसी होती है, किस टाइप के वेपन यूज होते हैं, क्या मोडस ऑपरेंडी होता है? दिस इज द मूवमेंट। नेक्स्ट मूवमेंट का पता नहीं, क्या पता अगली गोली लग जाए तो दूसरा चांस नहीं मिले। क्या हुआ पहले दिन जब आप पहुंचे? मेरे सामने टेररिस्ट, ओह, मैंने रोल लिया, राइफल पकड़ी एंड फायर किया। सेम टाइम उसने भी मेरे ऊपर फायर किया। आपने तो पता नहीं क्या क्या देखा है, हाथ पैर उठते हुए लोगों के। क्या करें, पाकिस्तान मानते ही नहीं है, वो भेजे जाता है, हमें मारने पड़ते हैं। ऐसी कोई इंसिडेंट्स जो आपके माइंड में छपी हुई हैं जो आप कभी भूल नहीं पाओगे? वो ऐसे औरतें खड़ी होती हैं, नारे लगाती हैं, और वो नारा क्या लगा रही है कि आधी रोटी खाएंगे, पाकिस्तान जाएंगे, पेट में बच्चा लाएंगे, मुजाहिद उसे बनाएंगे। बड़ा दुख होता है कि आपको उन्हीं को दवाई लगानी है। मेजर चौधरी, वेलकम टू द शो। थैंक यू रवि जी। जब हमारी बात हो रही थी ना, तो मुझे लगता है कि उसका एक ऑर्गेनिक फ्लो था और आपने भी वो साइड देखी हुई है। और बहुत लोग ना बहुत मिस इंटरप्रेट करते हैं ये जो टेस्टोस्टेरॉन और अग्रेशन वाली जो वाइब है जो यूट्यूब पे जाती है, लोगों को पसंद तो बहुत आती है। वी हैव टू एडमिट इट, दे लव इट एंड इट डज गेट व्यूज एंड इट्स एंटरटेनिंग ऑल्सो। बट रियलिटी क्या होती है? आपने रियलिटी देखी दोनों साइड की, तो आपके मुंह से सुनना चाहूँगा मैं। देखो, एज अ किड जब बच्चे होते हो आप और आपको फौज में जाना है, एनडीए जाना है, तो जो पहले थॉट्स आ रहे होते हैं हाँ। वो सारे मूवीज वाले आ रहे होते हैं ना। वो रैम्बो एम्बो मूवी, आर्नोल्ड और कौन कौन ना, सिल्वेस्टर स्टेलोन। आप देखते हो कि मैं ऐसी बॉडी बना लूंगा, मैं ऐसे जाऊंगा, ऐसे मारूंगा, काटूंगा। तो वो मूवीज में बहुत अच्छा लगता है। पर ग्राउंड पे ऑपरेशन मसल पावर से नहीं, मेंटल पावर से चलता है। आप जब एक टीम को लेके जा रहे हो, आप टीम के साथ ऑपरेट करोगे, राइट? ऐसा मैं किसी को ऐसे नहीं जानता जो जाके रैम्बो मूवी की तरह जाके और 10 को मार के आ गया है। ऐसा मैंने कोई नहीं देखा असलियत में। हर ऑपरेशन बड़ा टेक्निकली प्लान्ड, बहुत वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड वेल प्रिपेयर्ड होता है। आप जाते हो, अपनी टीम्स को कहाँ लगाना है, आप ग्राउंड की स्टडी करते हो, वहाँ की ज्योग्राफी करते हो, और आप ये देखते हो कि कौन से तंजीम के वो लोग हैं जो दुश्मन टेररिस्ट आए हुए हैं, उनकी मॉडस ऑपरेंडाई क्या है। उसके हिसाब से तो बैटल जब लड़ी जा रही है, जिसको लोग समझते हैं बैटल, असली बैटल उससे बहुत दिन पहले चालू हो चुकी होती है, पेपर्स पे चल रही होती है। ऑफिसर्स, जेसीओज, जवान सब बैठ के तैयारी कर रहे होते हैं जी। तो वो पूरे प्लानिंग के साथ होता है। नाउ एग्रेशन ऐसा नहीं होता कि आपने बटन दबाया और कुछ हो रहा है, वो आपकी प्लानिंग के हिसाब से है। जब आप बैटलफील्ड में पहुंच गए, नाउ व्हेन इट इज टाइम टू फायर अ बुलेट, तो ऐसा नहीं होता कि मेरे को दिख गया मैंने गोली चलाई। मतलब ऐसे भी होते हैं कुछ केसेस, बट जनरली हमें जब लोकेशन पता चल गई, हम ऑपरेशन में जा रहे हैं, तो हमारा डिसाइडेड होता है टीम्स कब तक टाइम पे पहुंच जाएंगी एंड व्हेन शुड वी फायर द फर्स्ट राउंड। ये सारी टीम्स को पता होता है। तो ऐसे नहीं कि मतलब मन में आया और सनी देओल बन के आपने मार दिया। वेल, ऐसा नहीं होता। ऐसा होता है जब बैटल शुरू हो जाती है उसके बाद। समझ गया। तो आपने दो तीन बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें बताई। जिसको हम हंट कर रहे हैं, जिसके पीछे हम हैं, उसका मॉडस ऑपरेंडाई क्या है, ये सब हम समझते हैं। तो मॉडस ऑपरेंडाई और जिस टाइप के लोगों के साथ आपका आमना सामना हुआ है दूसरी साइड के, किस टाइप के थे? किस टाइप के मॉडस ऑपरेंडाई होते हैं इनके, और किस टाइप की मॉडस ऑपरेंडाई आप बोलोगे बहुत डेंजरस है हमारे लिए? देखिए, डेंजरस तो सारी ही होती हैं, राइट, अगर आप प्रिपेयर्ड नहीं हो तो। क्योंकि हम प्रिपेयर्ड हैं तो हम उसको टैकल करना भी जानते हैं। तो मैं आपको एग्जाम्पल के साथ बताता हूँ जी। एक ऑपरेशन हुआ जिसमें लश्कर के टेररिस्ट थे, और ये आए तो ये सैटेलाइट फ़ोन यूज़ कर रहे थे, ठीक है। और उसको स्पूफ कर लेते हैं। सो बेसिकली जैसे ही सैटेलाइट फ़ोन ऑन होगा, हमारी जो इंट एजेंसीज हैं वो उसको ट्रैक करने लग जाते हैं। हमें पता चल रहा है उसके ग्रिड रेफरेंस आ रहे हैं, ठीक है, तो वो जंगल में कहाँ हो सकता है। कभी कभी क्या होता है, मल्टीपल ग्रिड रेफरेंस आ रहे होते हैं। तो आपको सबसे पहले तो अकल लगानी पड़ती है कि वो फ़ोन कहाँ से आ रहा है, क्योंकि जब हमने जिसको ट्रैक कर रहे थे उसकी 3 लोकेशंस आ रही थी। एक लोकेशन आ रही थी पाकिस्तान की, एक आ रही थी पीओके की, और एक आ रही थी हमारे कश्मीर की, हमारे साइड की। नाउ तो सबसे पहले आपने अकल लगाई कि ओके, पीओके में बैठ के नहीं बात कर रहा होगा, पाकिस्तान में बैठ के नहीं कर रहा, तो वो जीआर जो है वो गलत है, उनको डिस्कार्ड कर दो। फिर जो कश्मीर में आ रहा है वो भी एग्जैक्ट नहीं आ रहा होता, तो आप देखते हो कि अच्छा ग्रिड रेफरेंस कहाँ है। फिर आप मैप पे जाते हो, आप मैप में देखते हो कि ये लोकेशन है कहाँ, एंड देन उसके बाद आप देखते हो कि क्या यहाँ पे सच में आदमी बैठ सकता है।
क्या वो किसी नाले का या लेक का आ रहा है ग्रिड रेफरेंस, अगर वहाँ का आ रहा है या किसी क्लिफ एरिया का आ रहा है, तो आप उसको फिर एनालाइज करते हो। यहाँ पे जो ग्राउंड पे जो कमांडर्स हैं उनका रोल आ जाता है, दे नो द ग्राउंड, दे नो द ले ऑफ द ग्राउंड, Right. राइट। तो वो देखता है कि अच्छा यहाँ पे बैठ सकते हैं कि नहीं, फिर वो जो बातें कर रहा है वो कोर्ट्स में कर रहा है, फिर उसको आप एनालाइज कर रहे हो। हम उसकी बात सुन पाते हैं। कई बार सुन पाते हैं, कई बार नहीं सुन पाते हैं, तो डिपेंडिंग ऑन वो तो अगेन ये मॉडल्स ऑपरेंडी में आ गया। जैसे मैंने काफ़ी हमारे सीनियर्स ने बताया, शुरू में जब वैली में मोबाइल सर्विस शुरू हुई तो इनको पाकिस्तानियों को पता नहीं था कि हम उसको इंटरसेप्ट कर सकते हैं। अच्छा। तो वो क्लियर बात करते थे, तो वो सोचते थे बहुत स्मार्ट है, मोबाइल पे पकड़े नहीं जाएंगे। क्या बोलते थे ये? नॉर्मल बात कर रहे होते, अच्छा हम इस गांव में हैं, इसके घर में हैं, एंड ये खासतौर पे हिजबुल वाले लड़के ज़्यादा करते थे, अच्छा। लश्कर और जैश वाले कम किया करते थे। सो ये मॉडस ऑपरेंडी का डिफरेंस है। हिजबुल वाले जो थे उन पे अगर आपने उनको एम्बुश कर दिया तो दे विल ट्राई एंड रन अवे। वहीं पे अगर लश्कर वाला है तो वो काउंटर एम्बुश करने की कोशिश करेगा। सो हमें पता होता था, अच्छा इस एक्शन से आप तंजीम बता सकते हो और तंजीम से आप एक्शन बता सकते हो कि वो क्या करने वाला होगा। जैसे लश्कर वाले, आप एक सक्सेसफुल ऑपरेशन करके आओ तो वो आपके ऊपर हमला करने की कोशिश करेंगे। अच्छा। सो वो आके स्टैंड ऑफ अटैक्स करेंगे, आपके कैंप के ऊपर फायरिंग करना, आपके जवानों के ऊपर फायरिंग करना, आपको टारगेट बनाना, इस टाइप की चीज़ें। जो आईडी वाले गेम्स करते थे एक्सप्लोजिव्स के, वो जैश वाले ज़्यादा किया करते थे। तो उसके बाद अभी आजकल ये सब मिल रहे हैं क्योंकि इनके कार्डर्स की स्ट्रेंथ बहुत कम हो गई है, बहुत सारे मर गए, तो बहुत कम नंबर्स रह गए। तो ये अब सब मिलके कोशिश कर रहे हैं कि चूहा चूहे को स्ट्रेंथ दे रहा है। सो दैट थिंग इज गोइंग ऑन। पर इस तरीके से आपको पता चल जाता है, तो आप एनालाइज भी उसी हिसाब से करोगे। अच्छा कि लश्कर वाला होगा तो कहाँ बैठ के क्या कर सकता है, उसके पास क्या वेपन इक्विपमेंट्स होंगे। तो जनरली जैसे हम देखते थे कि पिका मशीन गन वगैरह लश्कर वाले ज़्यादा रखते थे, हिजबुल वाले जो थे वो AKs पे रह जाते थे नॉर्मली। एंड जो ये पाकिस्तानी थे, ये हिजबुल वाले लड़के जो मोस्टली कश्मीरी होते थे, उनको थोड़ा इन्फीरियर भी समझते थे। अच्छा। कि तुम छोटे हो एंड लो लेवल के हो, और जो लश्कर वाले हैं या जैश वाले हैं वो हायर लेवल के हैं। तो इस टाइप का इक्विपमेंट प्रोफाइल में डिफरेंस मिलेगा, वो सारी चीज़ें मिलती थी। जब आप प्लानिंग करने बैठते हो तो आप यहाँ से भी शुरू करते हो कि ओके ये लश्कर वाला है तो वो क्या कर रहा होगा, जैश वाला है तो क्या कर रहा होगा, उस तरीके से। तो आपकी एनालिसिस इस टाइप में आपको क्या क्या बता पाती है? सपोज कीजिए कि आपके पास क्या आया, कोई इंटेलिजेंस आई, आपने कोई कॉन्वर्सेशन सुनी या आपके पास कोई कोऑर्डिनेट्स आए, यहाँ पर ये है। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप मेरा ये है कि मुझे जानने की ज़रूरत है कि किस कैटेगरी का ये है टेररिस्ट। अभी इसमें 2-3 चीज़ें आ जाएंगी एक्चुअली, मैं बताता हूँ कि सबसे पहले जो जैसे हिजबुल वाले होते थे तो वो क्या है, उनको रास्ते पता है। अच्छा। तो वो अपने गांव में आ जाएगा, वो अपने लोकल एरिया में आ जाएगा, उसको पता है मैंने राइफल फेंकी, बस पकड़ूंगा चला जाऊंगा, आई एम अ सिविलियन। जो लश्कर और जैश वाला है वो विदेश से आ रहा है, पाकिस्तान से आ रहा है, अफगान का आ रहा है, सूडानीज वगैरह भी आए, काफ़ी सारे अफ्रीकन कंट्रीज़ के भी, जो मतलब मैंने नहीं देखे, हमसे पहले वालों ने देखे हैं। मैंने पाकिस्तानी, अफगान ये देखे हुए हैं। तो ये जब आ रहा है तो वो लोकल के साथ बहुत अच्छे से जेल नहीं कर पाता, तो वो छुपने की कोशिश करेगा। उसका एम रहेगा कि मैं जंगल एरिया में रहूं, पहाड़ में रहूं, थोड़ा दूर रहूं। वो नीचे जाएगा, सामान लेगा, ऊपर चढ़ जाएगा। जो हिजबुल वाला है उसके तो गांव मोहल्ला है, रिश्तेदार हैं, वो घरों में आके रहेगा, घरों में हाइड आउट्स बनाएगा। जो ये लोग हैं फॉरेन टेररिस्ट, ये दूर बनाएंगे, जंगलों में, अजीब सी जगह पे, डिफ़िकल्ट जगहों में, वहाँ पे बनाएंगे। सो जब वो सैटेलाइट कम्युनिकेशन कर रहा है तो हमें पता है कि ओके 90% चांस है कि ये हिजबुल का नहीं है। अच्छा। ये जैश या लश्कर है। फिर आप देखोगे उनके पैटर्न, तो नॉर्थ कश्मीर में कौन ऑपरेट कर रहा है, साउथ कश्मीर में कौन ऑपरेट कर रहा है, तो उस तरीके से भी आपको पता चलेगा। ये एरियाज भी इन्होंने काफ़ी हद तक डिवाइड करे हुए थे कि अपने किस किस एरिया में वो ऑपरेट करेंगे। फिर जैसे अभी जो हमारा पहलगाम इंसिडेंट हुआ था, तो उसके अंदर आप देखोगे कि एक पाकिस्तानी सोल्जर था उसमें जो टेररिस्ट बन के आया हुआ था, तो वो डायरेक्ट पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट है, और उसने बाकी जो लोकल लड़के लिए वो लोकल रिक्रूटमेंट करा। तो ये अभी जो मर्जर टाइप कर रहे हैं ना कि हिजबुल, जैश, सब एक बना दो, सब TRF हो गया, तो उस तरीके से करके कर रहे हैं। हमारे टाइम पे क्या था कि अलग अलग ऑपरेट करते थे, तो आप अब आइडेंटिफाई करोगे ओके ये लश्कर वाला है तो ये इस पर्टिकुलर जगह पे, तो ये रास्ता कौन सा ले सकता है। वो डायरेक्ट गांव में आएगा, नहीं आएगा। हिजबुल वाला है, डायरेक्ट गांव में आएगा, ये गांव को स्कर्ट करने की कोशिश करेगा, ये गांव में इंटरेक्शन कम करेगा। तो हमें इसके लिए एम्बुश लगाना है तो कहाँ लगाना है। अगर हिजबुल वाला है तो वो कहाँ जा सकता है,
राइट, जैसे लोकल है तो हमें पता है वो कहाँ कहाँ किस किस के घर जा सकता है, ये हमारी वर्किंग चल रही है। तो इन सब में से सबसे हार्डन्ड और सबसे डिफिकल्ट टू हंट कौन सा होता है? मेरे एक्सपीरियंस में लश्कर वाले, लश्कर वाले। क्यों? वो आधे तो उनमें फौजी हैं पाकिस्तान के, प्रॉपर फौजी, प्रॉपर फौजी, वेल ट्रेन्ड एंड एवरीथिंग। वेल ट्रेन्ड एंड एवरीथिंग। जैसे हमारे एरिया में एक शिराजी था, उसको मारा था, वो पाकिस्तान आर्मी का ऑफिसर था, स्पेशल फोर्सेस अच्छा, का। स्पेशल फोर्सेस का। हाँ, हमारी बटालियन ने उसको मारा था। तो दिस गाय वाज क्रूड अप, उसको टैक्टिक्स पता थी, वो जंगल वॉरफेयर जानता था, अकेला ऑपरेट कर रहा है। क्या हम अकेले जान को- सकते हैं ये स्टोरी? हाँ, इसका बता सकता हूँ। ये इसका नाम था शिराजी। ये पाकिस्तान आर्मी का कैप्टन था ठीक है। और किसी ज़माने में इन्फिल्ट्रेट करके आया, 10-12 साल रहा वो उस एरिया में। वो उसका प्रमोशन भी बताते हैं कि उसका प्रमोशन मिला यहाँ पे रहते हुए। तो वो कैप्टन आया, फिर यहाँ पे आके मेजर बना पाकिस्तान आर्मी का। उसकी सैलरी वगैरह सब चल रही है पाकिस्तान में। नाउ ही इज़ वेल एजुकेटेड, ही इज़ वेरी वेल ट्रेंड। वो टैक्टिक्स जानता है, वो वेपन्स को समझता है, वो ग्राउंड को समझता है, और वो 10-12 साल से वहाँ पे अकेला सर्वाइव कर रहा है। लेकिन वो कभी भी रात को किसी घर में नहीं रुकेगा, वो हमेशा उसके हाइड आउट्स होंगे जो किसी को नहीं पता होंगे, राइट। तो इस तरह की चीज़ें करता था वो। फौज के पास आके फौज के मूवमेंट्स देखेगा, एंड वो इस लेवल तक था कि कुछ ऑफिसर्स को तो वो फ़ोन कर देता था मोबाइल पे। अच्छा। किसी से जाएगा फ़ोन कर देगा, बंदों के नाम पढ़ लिए, जवानों के, ऑफिसर्स के नेम टैग लगा हुआ है, नाम पढ़ लेगा, फिर किसी को फ़ोन करके बोलेगा कि तेरा वो ऑफिसर मैंने देखा, तेरा वो जवान मैंने देखा, अच्छा, तो उससे ये मैं बात करके आया हूँ। अच्छा तो ये ओपनली बताता था ये फ़ोन करके बताता था कि मतलब मैं इट वॉज हूँ लाइक यहाँ मैं पे? चैलेंज कर रहा हूँ। हाँ, अच्छा, एंड किसी को उसका हाइड आउट नहीं पता होता था। छुपा हुआ नहीं था ये, मतलब छुपा तो हुआ था बट ही वाज नॉट हाइडिंग और कंसीलिंग हिमसेल्फ। इट्स बेसिकली कि जैसे आप बस स्टैंड पे खड़े हो, एक आदमी आता है आपसे बस स्टैंड पे, टाइम पूछता है, बस पकड़ता है, चला जाता है, आप नहीं जानते वो कौन है, कहाँ का है, राइट। तो ये ऐसे हरकत करता था। तो फौज के पास भी आया, आप उसको चेक कर लो, कुछ नहीं है उसके पास, लोकल आईडी है। आप 100% लोगों को तो नहीं जान सकते आप पर्सनली, करेक्ट। तो चेक कर लिया आपने, उसके पास कोई वेपन नहीं है, कोई इक्विपमेंट नहीं है, कुछ नहीं है, सिंपल है। आपसे बात करा वहाँ से और चला गया, फिर किसी का मोबाइल लेगा, रैंडम आदमी का, और कॉल ये तो करेगा। मतलब प्रॉपर इंटेलिजेंस गैदरिंग कर रहा था। हाँ, प्रॉपर करता था, फोटोज खींचता था, वीडियोस बनाता था। एंड फिर उसने क्या किया, एक बार एक गलती, एंड राष्ट्र राइफल्स में हमें क्या चाहिए, एक गलती। उसने किसी का बच्चा उठाया, अच्छा, हमने ठोक दिया। बच्चा उठाया, किडनैप्ड समबडी। काइंड ऑफ, एक किसी का बच्चा था वहाँ जंगल में, उसने उसको रोक लिया बच्चे को अपने पास फॉर वट एवर, मतलब हम बोल नहीं सकते कैमरे पे। तो हमें जैसे इन्फॉर्मेशन मिली तो हमारे एक ऑफिसर गए, मेरी यूनिट के 24 राष्ट्रीय राइफल्स के, गए, ठोका उसे, ख़त्म। अच्छा, यू फाउंड देम? तो एक दूसरे ऑफिसर थे, वो गए थे, उन्होंने तुरंत लॉन्च किया ऑपरेशन एंड नॉक देम ऑफ। अच्छा, ऐसे कितनी बारी हुआ है आपके साथ कि कोई ओपनली चैलेंज कर रहा है हमारे फोर्सेस को, बता रहा है कि मैं हूँ? वो एक एक्सेप्शनल था, एक एक्सेप्शन। एक्सेप्शनल था। तो बहुत बहुत अच्छी उसकी ट्रेनिंग थी, मतलब दुश्मन है तो क्या है, उसकी ट्रेनिंग तो अच्छी थी। नहीं नहीं तो नो हार्म इन सेइंग, एक्सेप्शनली ट्रेंड था, पर राष्ट्र राइफल से तो कहाँ बचता। हाँ, but मैं आपसे राष्ट्रीय राइफल्स के बारे में भी पूछना चाहता हूँ। राष्ट्रीय राइफल्स की ऑर्गेनाइजेशन कैसी होती है, किस टाइप के वेपन्स यूज होते हैं, क्या मोडस ऑपरेंडी होता है? डू यू वॉन्ट टू नो हु यू रियली आर? आप कुछ चीज़ों में एक्सेल क्यों करते हो, आप कुछ चीज़ों में एक्सेल क्यों नहीं कर पाते? दीज थिंग्स आर अनलॉक्ड व्हेन यू अंडरस्टैंड पर्सनैलिटी। साइकोमेट्रिक साइकोलॉजी बहुत एडवांस हो चुकी है, दुनिया का सबसे एडवांस, सबसे वेल रिसर्च पर्सनैलिटी टेस्ट है बिग 5। ये कैसे अफेक्ट करते हैं आपके करियर चॉइसेस को, आपके रिलेशनशिप्स को, आपके वेल्थ ओरिएंटेड डिसीजंस को, एंड एवरीथिंग for free. We have decided to distribute this. We have created the test, the tool is there, the link is in the description. Please go ahead, use it, spread the awareness, become more self-aware. Thank you and all the best. और जिस लेवल पे वो हमेशा दे आर द टिप ऑफ द स्फीयर, ऑलमोस्ट ऑल द टाइम दे आर इन्वॉल्व्ड। कैजुअलिटीज भी बहुत होती हैं और एक्शन भी बहुत देखते हैं, वायलेंस भी बहुत देखते हैं, वायलेंस डिलीवर भी बहुत करते हैं। तो आप सबसे मेमोरेबल मोमेंट्स क्या हैं उनके साथ? राष्ट्र राइफल्स का पूरा टेन्योर, जी, जो 2.5-3 साल आप वहाँ पे उनके साथ रहते हो, इट्स लाइफ चेंजिंग। इसमें सबसे पहली चीज़ तो आपको ये पता चलती है कि दिस इज़ द मोमेंट, नेक्स्ट मोमेंट का पता नहीं। तो अभी जो काम कर रहे हो उसको परफेक्शन से कर लो, क्या पता अगली गोली लग जाए तो दूसरा चांस नहीं मिले। सो दैट इज़ वन एस्पेक्ट ऑफ इट। राष्ट्र राइफल्स में सभी लोग पूरे दम से तो अपनी ड्यूटी करते हैं, फुल, मतलब पूरे मैं खुश हूँ मैंने जो ऑपरेशन की है, उस टाइप का फीलिंग।
हम जो काम कर रहे होते हैं कंपनी में, बटालियन में अंदर, वो भी पूरे दम से कर रहे होते हैं। हम जवानों के साथ शाम को खेलते हैं, वॉलीबॉल वगैरह खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, पूरे दम से खेलते हैं, बिकॉज यू डोंट नो विच इज़ द लास्ट मोमेंट। और हम पार्टी भी बहुत करते हैं। नाउ इस सब के बीच में, क्योंकि स्ट्रेसफुल माहौल है, आपको नहीं पता, अभी आप ऑफिस का काम करके बैठे हो, अभी अचानक इन्फॉर्मेशन आएगी एंड यू आर लॉन्च्ड, आप जाके ऑपरेशन में जा रहे हो। वहाँ पे आपकी जो ट्रेनिंग है, तो बोलते हैं ना कि बेसिक्स कभी गलत नहीं होनी चाहिए, वो वहाँ पे काम आते हैं कि आपको वेपन हैंडलिंग कैसी होनी चाहिए, आपकी वो है कि नहीं, आपके मूव टेक्निकली सही कैसे होने चाहिए, आपकी जो बैटल ड्रिल्स हैं वो सही हैं कि नहीं। जब आप ऑपरेशन के बीच में हैं और वो एक्सटेंड हो रहा है, तो क्या आप प्रिपेयर्ड हो, पहली चीज़। क्योंकि ज़्यादातर ऑपरेशन होंगे, आप गए, रात को ऑपरेट करा, सुबह तक आप फ्री और वापस आ गए कंपनी में या बटालियन में। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जंगल एरियाज में इट गेट्स एक्सटेंडेड, तो क्या आप उस चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड थे। तो एक सेल्फ सस्टेन्ड यूनिट, और जो भी फौज की, जो बोलते हैं कि फौजी सिखलाई जो होती है, जो आपने सीखा है, हर कुछ वहाँ पे यूज़ हो रहा होता है एंड डायरेक्ट लाइव यूज़ हो रहा होता है एंड नो स्पेस फॉर गलती। तो आपका हर कुछ परफेक्ट टाइप चलना चाहिए। तो जैसे आपने बोला कि कैजुअलिटीज़ भी बहुत हुई हमारी, हाँ, क्योंकि गलती की जगह ही नहीं है। दूसरा, आप बिल्टअप एरिया में लड़ रहे हो, उसको पता है आप फौजी हो, पर आपको नहीं पता टेररिस्ट कौन सा है, वो घर में है, गांव में है। आप एक गलत गोली नहीं चला सकते, क्यों? क्योंकि अगर जो सिविलियन मरेगा वो आपका अपना है, जो कश्मीरी है वो तो हमारा है, तो उसको नहीं मारना चाहते हम, और टेररिस्ट को छोड़ना नहीं चाहते। तो उसके पास तो फुल रूम है, वो तो आंख बंद करके बर्स्ट मार देगा, पर आप नहीं कर सकते। जब तक आपने उसको आइसोलेट नहीं करा है, तब तक आप नहीं कर सकते। ये वो ड्यूरेशन होता है जिसमें हमारा नुकसान होता है। और इसमें फौज में हम कहते हैं जी कि अगर मैं पहले बर्स्ट में मर गया, वो मेरी किस्मत। अगर मैं दूसरे बर्स्ट में मर गया, तो वो मेरी बेवकूफ़ी। क्योंकि पहला बर्स्ट जब आ रहा है, मुझे नहीं पता दुश्मन कहाँ पे है, लेकिन जब दूसरा आ रहा है तो मुझे पता है दुश्मन कहाँ पे है। एंड जितनी भी हमारी जो कैजुअलिटीज़ हुई हैं, वो आप देखोगे मोस्ट ऑफ देम वो तब होती है जब फौज इंडक्ट कर रही है अंदर, हम जा रहे हैं, हम कॉर्डन स्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं, उस टाइम पे। उसके बाद तो फिर हमें ड्रिल सारी पता है, तो ये तो रिस्क रहेगा, ये तो इनहेरेंट है। राष्ट्रीय राइफल्स जब ऑपरेशन पे जाती है, तो क्या कोई टिपिकल साइज है? 5, 10, 15, छोटा, बड़ा? और किस टाइप के मिशन? आपने कहा कि आप रात को जाते हो, सुबह आते हो, यूजुअली क्या रात को निकलते? हाँ, जनरली रात में नेचुरल कवर मिल रहा है, तो जो टेररिस्ट घूम रहे हैं वो सोचते हैं कि अंधेरे में नहीं देखे जाएंगे, तो उनको एक मैसेज भी देना होता है कि दिन हो या रात हो, राष्ट्रीय राइफल्स बैठी हुई है तेरे को ठोकने के लिए, तो निश्चिंत हो गया, हम तेरे को ठोक देंगे। सो वो जिस चीज़ का एडवांटेज लेना चाहता है, हम उसको उसके अगेंस्ट टर्न कर रहे हैं। बैड वेदर है, बारिश हो रही है, बर्फ़ गिर रही है, ठंड पड़ रही है, हम तेरे लिए बैठे हैं। अच्छा मौसम है, नाइस वेदर, दिन की धूप है, तब भी हम बैठे हैं। सो अगर देश का दुश्मन वहाँ पे आ रहा है, तो राष्ट्रीय राइफल्स की मैसेजिंग बिल्कुल क्लियर है कि बेटा तू रिलैक्स रहे, हम तेरे को ठोक देंगे। तो क्या हम आपके, मुझे नहीं पता ये अप्रोप्रिएट है नहीं है, मोस्ट लाइकली नहीं है, बट प्लीज़ फॉरगिव मी फॉर इंडल्जिंग इफ़ आई कैन, आपका किल काउंट क्या है? क्या होता है ये? मुझे पता है ये कुछ नहीं होता। वेल देखिए, कोई भी ऑपरेशन हुआ, जी, ठीक है, इट इज़ टीम वर्क। इट्स अ टीम वर्क, इट्स ऑलवेज अ टीम वर्क। मैं इसलिए पूछ रहा था क्योंकि मैंने ये देखा जब मैं स्नाइपर्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ रहा था कि उनकी एक लॉग होती है और वो गिनते हैं, और कंफर्म्ड किल्स वर्सेस अनकंफर्म्ड किल्स का एक प्रॉपर एक तरीका होता है, और दे आर ऑल्सो रेटेड फॉर दैट, इनका कुछ होता है स्नाइपर्स का। क्या ऐसा यहाँ होता है? मैं ये जानना चाह रहा था। नॉट रियली, ये जो सारी बातें हैं ना, एक्चुअली ये कन्वेंशनल वॉरफेयर की बातें हैं। ओके। जैसे जब मैं नया नया ऑफिसर बना और पहली बार मेरे को जो AK-47, पहले तो VZ थी मेरे पास, VZ यूज़ करता था जी। तो वो जो राइफल थी, राइफल के आगे फ्रंट हैंड गार्ड बोलते हैं, जो जहाँ पे हाथ से पकड़ते हैं हम नीचे, तो वहाँ पे लकड़ी का होता है वो हिस्सा। ओके। तो मेरे से पहले जो ऑफिसर थे जिन्होंने मुझे वो राइफल दी, उन्होंने उस पर चाकू से निशान करे हुए थे। तो मैं उनको बोलता था, मैं कहा सर ये क्या किया है, इसे हाथ में लगती है। मतलब हाथ जब मूव कर रहे होते तो मैं कहा उंगलियों में लगती है सर, कितना काट पीट कर रखा है इसको। तो उन्होंने कहा अभी तू पहली बार ये वेपन पकड़ रहा है, अगली बार से तेरे को फील नहीं होगा, और ये मेरी काउंट है। तो ही यूज्ड टू मार्क दोस चाकू से ना, मतलब लगाते थे निशान। मैंने भी सोचा मैं भी करूँगा,
तो उनकी वाली राइफल थी, उस पर जगह बहुत कम थी, कितने निशान थे उस पे? बहुत सारे थे। अच्छा, मतलब 10 से ऊपर। देयर वाज अ टाइम हाँ। जहां एक एक साल में एक एक बटालियन हम्म। 200 300 टेररिस्ट मारते थे। अच्छा, दैट्स अ लॉट। तो वो इसका उस मतलब- समय के लोग थे। मतलब हर रोज ही एक मर रहा है लगभग। अब वो टाइम्स Average. ऐसे थे, उन लोगों ने किया, पर उन्होंने इतने मार दिए कि हमें कम मिले। हम्म। तो हमारी लाइफ उनसे बहुत इजी रही, बिकॉज उन्होंने हमारे से पहले जो बहुत सारी सफाई कर दी। मतलब आप इमेजिन कीजिए कि मतलब मेरी जनरेशन के ऑफिसर्स बोल रहे हैं कि हमें नहीं पता होता था कल सुबह हम जिंदा लौटेंगे कि नहीं। जो हमसे पहले वो हर साल 200 300 मार रहे थे, उनकी क्या एडवेंचरस लाइफ रही होगी। एडवेंचरस, वायलेंट, डेडली, एक्साइटिंग, सभी कुछ। कभी मुझे लगता है कि हम उस टाइम पे नहीं थे तो अच्छा है, पर कभी लगता है कि हम उस टाइम पे क्यों नहीं थे, हम्म। क्योंकि उनको ज़्यादा एंजॉयमेंट और एंटरटेनमेंट मिला। हम्म। इनफैक्ट वो लोग कहते थे, जब पोस्टिंग आती थी तो बोलते थे एक दूसरे को कि हैप्पी हंटिंग। वो ज़माना था, हमने भी कहा, पर हम उनके जितना कर नहीं पाए। बट स्टिल मतलब एक हंटिंग वाली एक्सपीरियंस तो रही होगी आपकी। हाँ, वो एक बोलते ना कि बैप्टिज्म बाय फायर, हाँ। तो वो वाली चीज़ हमारी रही। अच्छा, पहले दिन से ही जब पहुँचे हम कश्मीर वैली, क्या हुआ पहले दिन जब आप पहुंचे? पहले दिन तो इनफैक्ट ये तो मैं बहुत बता चुका हूँ। पहले दिन जब हमारी यूनिट मूव करी, सो आप बनिहाल से जैसे एंटर करते हो कश्मीर वैली में, हाँ। तो एक आगे रोड पे एक बैंड आता है, वहाँ से आपको पूरी साउथ कश्मीर की ना वैली दिखती है। इट्स सो वेरी ब्यूटीफुल। वहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट व्यू ऑफ कश्मीर, ऐसे करके बोर्ड भी लगा हुआ है BRO का। वहाँ से जब एंटर करें तो आपको लगता है क्या स्वर्ग है, बिल्कुल खूबसूरत जगह है। और वहाँ से 1 घंटे बाद हमारे ऊपर फायरिंग शुरू हो जाती है। अच्छा। हम कॉन्वॉय में मूव कर रहे हैं गाड़ियों में, और अवंतीपुर के पास वो एक मस्जिद है, तो वहाँ से पहले क्या है, हाईवे बिल्कुल अंदर से जाता था, अभी तो काफ़ी दूर से हो गया नया हाईवे। वो बिल्कुल टाउन से होके जाता था, वहीं मस्जिद से फायर आता है। तो पहली बार फायर आया तो पता नहीं चला गोली चली कहाँ है। एंड इट्स लाइक आप पोजीशन लेते हो तो मूवीज़ में जैसे बड़ा सिंपल लगता है कि गोली आ रही है कहीं से दिख रही है, जब असली में गोली आती है तो पहले 1 सेकंड के लिए तो आपको पता ही नहीं चलता है गोली आई कहाँ से है, फिर आप वेट करते हो दोबारा गोली चला। सो इट्स लाइक दैट। फिर हम गाड़ी से नीचे नीचे आए तो देखा कहाँ है, तो खूब सारी एजेंसीज वहाँ पे है, जम्मू कश्मीर पुलिस भी है, वहाँ BSF के रोड पार्टी ROP पार्टी लगी होती है, हमारे कॉन्वॉय में जो हमारा प्रोटेक्शन चल रहा है हमारी टीम्स हैं वो भी हैं, आप खुद भी हो। तो आप देख रहे थे बोले हुआ क्या, एंड टोटल क्योस है और वो आतंकवादी भाग जाता है। सो दैट वाज द फर्स्ट एक्सपीरियंस। तो कुछ ज़्यादा फील नहीं हुआ। फील तब हुआ जब देखा कि गाड़ी पे गोली लगी हुई है, अच्छा, तब पता चला कि ओह इट वाज क्लोज। क्वाइट क्लोज। तो वो था, एंड उसके बाद तो फिर सब कुछ स्टार्ट ही हो गया। फिर तो आपका फर्स्ट ऑपरेशन फिर? फर्स्ट ऑपरेशन वो भी अनप्लैंड हुआ टोटली। अच्छा। तो हमारी बटालियन इंडक्ट कर रहे थे हम, सो देयर इज समथिंग कॉल्ड इंडक्शन ट्रेनिंग ओके। या प्री इंडक्शन ट्रेनिंग। तो कोर बैटल स्कूल में ये ट्रेनिंग चल रही है हमारी, और जहाँ बैठ के हम रोज़ फायरिंग करते थे। वहाँ पे कुछ इनपुट आ रहा था कि कुछ ना ये पाकिस्तानी टेररिस्ट कुछ आए हुए हैं लड़के, कुछ कर रहे हैं प्लान टू अटैक ऑन फौज और उस टाइप का ठीक है। तो वहीं पे रोज़ हम बैठते थे। उस दिन पता नहीं क्यों लकीली हम नहीं बैठे वहाँ, अच्छा। नहीं तो उस दिन तो हम कैजुअल्टी हो जाते। तो 4-5 लड़के, ये एक घर था, सो जहाँ पे हम फायरिंग करते थे, फायरिंग रेंज के पास एक नाला था, नाले से लगा हुआ घर था। उस घर के पास एक नोशनल टाइप का पेड़ था, तो उससे शेड वेड तो मिलती नहीं थी, पर हमें साइकोलॉजिकली लगता था कि छाया आ रही है, तो हम वहाँ बैठा करते थे। उसी घर के अंदर ये टेररिस्ट थे, एंड एक राष्ट्रीय राइफल्स की पार्टी वो नाले से क्रॉस करके जा रहे थे पेट्रोलिंग। सो ये लड़का आता है, एकदम से आवाज़ होती है धम करके ना कि ग्रेनेड फटा। तो ग्रेनेड फटा, एंड एक राष्ट्रीय राइफल्स का अपना जवान था, उसके पैरों के बीच में गिरा एंड ब्लू हिम ऑफ। तो वो बेचारा वहाँ पे कोलैप्स हो गया, और ये लड़के बाहर आके AK-47 लेके 2 लड़के आए एंड दे स्टार्टेड फायरिंग एट अस। तो हमारी पूरी बटालियन की ट्रेनिंग चल रही है। सो आप टेक्निकली उस टाइम ऑपरेट करने के लिए या ऑपरेशंस के लिए आप रेडी नहीं हो, आप तो ट्रेनिंग में आए हुए हो, और बस आपकी प्रोटेक्शन पार्टी लगी है। तो फिर हमारी प्रोटेक्शन पार्टी ने इनको एंगेज करना शुरू किया। उसके बाद ये काफ़ी देर तक चलता रहा। एक तो टेररिस्ट को ऊपर ही ठोक दिया था, वो नीचे गिरा फर्स्ट फ्लोर से, बाकी ये अंदर थे, ये फायर कर रहे थे। फिर हम तब तक पोजीशन ले रहे। अब होता क्या है ऐसे में कि ये पूरा बिल्टअप एरिया, पूरा गांव है पीछे, तो आप कोई भी वेपन फायर कर रहे हो, जैसे RL वगैरह आपको फायर करना है तो बड़ा सोचना पड़ता है। तो कई बार क्या होता है, वो खिड़की से थ्रू एंड थ्रू, घर से थ्रू एंड थ्रू निकल जाएगा राउंड, दूसरे घर में जाके फट जाएगा, और पता चला वहाँ सिविलियन है, कैजुअल्टी हो जाएगी, कोलेटरल हो जाएगा फालतू का।
तो उस सब का आप प्लान कर रहे होते हो। अब ऐसे में क्या होता है कि और एजेंसीज भी आ जाती हैं, एसओजी भी आ गई, जेकेपी आ गई, सब दुनिया जहान आ गया, आरआर भी आ गई। और अब हर कोई चाहता है कि पहले हम किल ले लें, थोड़ा सा लालची होना पड़ता है। सो हमारे कमांडिंग ऑफिसर ने 2 बड़ी पेयर्स को हमें भेजा। एक मेरे सीनियर है, लेट्स कॉल हिम चार्ली सर। ओके। तो चार्ली सर और उनका बडी, एक मैं और मेरा बडी, हमें भेजा। तो वो पहले पहुंचे हमसे पहले उस घर के पास, और उन्होंने जाके, तो घर दूर से कॉर्डन करा हुआ है, ठीक है। एंड अभी हम सोच रहे थे कि आरएल से उसको डिस्ट्रॉय करना है, अंदर कोई है टेररिस्ट, आरएल उसको रॉकेट लॉन्चर। अच्छा। सो रॉकेट लॉन्चर से फायर करके अंदर जो भी हैं उनको मारें, या किसी को पास भेज के ग्रेनेड लॉब करें, या हाउस क्लियरेंस करें। तो अब आपको ना सिचुएशन देख के डिसाइड करना पड़ता है ऑन द गो ठीक। कि क्या कंडीशन है। ना मैं नया नया अफसर था, एक महीना टाइप नौकरी। तो वहाँ पे ये सर पहुँचे, इन्होंने अपना जो जवान था उसको इवैक्यूएट करवाया, उसका वेपन लिया, जो टेररिस्ट वहाँ पे गिर गया था उसका वेपन उठाया, उसको चेक किया कि मर गया है, और मैं उनसे आगे चला गया उस घर के पास। तो घर के जो बाउंड्री बनी होती है, तो एज पे मैं एक साइड पे हूँ और वो दूसरी साइड पे हैं। ना वो मुझे पता नहीं चला कि कब हमें सिग्नल किया वापस आने को। अच्छा। सो आई डिडंट नो कि हमारी आरएल जो डेड थी, वो अपना एंगल बना चुके थे जहाँ से फायर करना था। उनको समझ में आ गया था कहाँ से फायर करना है, और वो जहाँ पे मैं था मेरे ठीक उसके सेम लाइन ऑफ डायरेक्शन में वो थे। दूसरी वाले बड़ी पेयर ये लौट गए, मैंने सुना ही नहीं। मतलब मैं इतना ओवर एक्साइटेड था उस टाइम पे, मैंने सुना नहीं। और मेरा जो बडी था, मतलब ही इज़ अ टॉप क्लास माउंटेनियर एंड ऑल। ओके। तो हमें सब चीज़ें आती थी कि कैसे, मतलब उसे आती थी, मैं सीख रहा था। अब डिसाइड किया तो मन में आया कि रैम्बो वैम्बो बन जाते हैं, मैं घुस जाता हूँ, एंड मूवी टाइप ना, तो मैं जाऊँगा अक्षय कुमार की तरह, ऐसे राइफल पकड़ के ऐसे गोली मार दूंगा वगैरह। सेट ओके, रोप लगाई एंड फर्स्ट फ्लोर पे खिड़की में गया, एंड राइफल अपना स्लिंग आर्म करके मैंने अंदर जंप किया। सो इमेजिन तो कुछ और कर रहे होते हो आपके, सब कुछ परफेक्ट होने वाला है, बिल्कुल मूवी टाइप। पर जब मैं गया तो राइफल का बैरल टच हुआ विंडो के फ्रेम में, एंड मैं फ्लैट नीचे अच्छा। रूम के अंदर अंदर गिर गया रूम के, एंड मेरे सामने टेररिस्ट उसी में। पर फिटनेस एक तो पीक थी उस टाइम पे, है ना, 21-22 साल के थे, एंड फिटनेस पीक पे है, सब कुछ ट्रेनिंग अभी अच्छी है। तो मैं गिरा, मैंने रोल लिया, राइफल पकड़ी एंड फायर किया। एट द सेम टाइम उसने भी मेरे ऊपर फायर किया। सो उसकी जब फ्लैश दिखी तो थोड़ी मोमेंट के लिए तो मुझे और कुछ दिखा नहीं, एंड एकदम से कॉन्शियस रिगेन हुआ और मैं भागा के कहाँ गया, तो दूसरी साइड भी खिड़की थी, वो वहाँ से कूदा। एंड उसके बाद पीछे ना एक ब्रिज था, मैंने बताया था ना नाला था एक, वो नाले पे एक सीमेंटेड कंक्रीट ब्रिज था, वो ब्रिज की तरफ से भागा, एंड मैं खिड़की में गया, उधर से मैंने फायर किया, इधर से हमारी एलएमजी लगी हुई थी उसने भी फायर किया, एंड देन वो ऊपर से टप से करके गिरा नीचे वहाँ से। एंड फिर थोड़ा सा लगा कि यार कुछ हुआ, राइट। एंड देन यू स्टार्ट थिंकिंग कि यार कुछ तो गड़बड़ हुई। तो बहुत सारी गड़बड़ हुई। फिर कुछ पीछे से आवाज़ सुनाई दी, कमांडिंग ऑफिसर बाकी ऑफिसर्स कुछ चिल्ला रहे थे। फिर मैं नीचे आया तो पता चला कि बहुत बड़ी गलती की, ऐसे नहीं करना था इस ऑपरेशन में। सो दिस इज हाउ यू लर्न। हर ऑपरेशन में आप कुछ ना कुछ सीखते हो, कुछ ना कुछ नई चीज़। प्रॉपर रैम्बो मूव हो गई, रोल करके फायर कर रहे हैं आप ग्राउंड से हैं, यू आर फायरिंग अप एंड ही वाज फायरिंग। मैं आपको बता रहा हूँ, जो हमारे नए ऑफिसर्स होते हैं ना, ब्रांड न्यू जो कमीशन लेफ्टिनेंट साहब 2 स्टार, वो सब के सब ऐसे ही होते हैं। अच्छा। सब के सब ऐसे ही होते हैं, मतलब आप उनको कुछ भी काम बोल दो, दे विल डू इट। हमारे यहाँ जो मेंटल एटीट्यूड है, जो पहले दिन से हर ऑफिसर के अंदर आता है, वो ये होता है, डोंट गिव मी एक्सक्यूजेस, टेल मी हाउ यू कैन डू इट। अब ये मत बोलो कि अरे ये कैसे हो सकता है, वो फाइंड आउट करो कैसे हो सकता है, क्योंकि देयर हैज टू बी अ वे टू डू इट। सो ये वाली चीज़ आ जाती है कि मैं गया तो वहाँ पे मेरे सामने ना था ही नहीं, वो टेररिस्ट है, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे को उस पर फायर करना है, उसको मेरे पे फायर करना है। सो वो अपनी ड्यूटी कर रहा है, मैं अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ। बट वहाँ पे मौत हो सकती थी बहुत 100% वेरी इजीली। अब वो किस्मत की बात है कि उस रूम में ना उसको मरना था ना मुझे मरना था, कोई भी नहीं मरा उसमें, कोई भी नहीं, मतलब उस दिन उस रूम में कोई नहीं मरा। बाकी हमने मारे सारे टेररिस्ट, ये 2 मिनट के बाद मर गया, जब वो नीचे कूदा, वो ब्रिज पे गया, वो मर गया एलएमजी फायर से। अब पता नहीं एलएमजी के फायर से या मेरे फायर से। अच्छा, इसीलिए आप जब पूछ रहे थे काउंट्स, हाँ, पता नहीं चला तो कैसे बोलूं, अब गन शॉट वुंड है बट यू डोंट नो कहाँ से लगा। बहुत सारे हैं, गन शॉट वुंड एक नहीं है, बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं। राइट। मेरी राइफल के भी हैं, एलएमजी के भी हैं, अब कौन सी वाली से मरा वो तो भगवान जाने। तो सेफ टू से मतलब फर्स्ट किल, हाँ वी कैन से फर्स्ट ब्लड। कैन से। तो आप
आपको वंस यू रियलाइज्ड इट कि यार ये हुआ है, तो एक सवाल तो ये है कि आपको कैसा लगा व्हेन यू रियलाइज्ड इट लेटर आफ्टर द एड्रेनलिन हैड गॉन डाउन? दूसरा, बाकियों की रिएक्शन क्या थी? शाबाश, बहुत बढ़िया, कि मतलब देखो फौज ना बहुत प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, हाँ तो हमारा क्या है, एक टास्क है वो कंप्लीट कर रहे हैं, जी, और टास्क कंप्लीट किया वो अच्छी बात है, किस तरीके से किया वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। नाउ जब मैं घर में घुसा वहाँ पे, मैं हाउस क्लियरेंस के लिए ट्रेंड नहीं हूँ, मैं नया नया ऑफिसर हूँ, 1 आध महीने टाइप मेरी सर्विस है, बहुत सारी चीज़ें अभी सीखनी है, राइट। आरएल डेट ऑलरेडी लग चुकी है, तो कमांडर वहाँ पे प्लान कर रहा है, जो बटालियन कमांडर है उन्होंने प्लान करा हुआ है कि हाउस क्लियरेंस नहीं करना, आरएल से ही उड़ा देंगे। आरएल से उसको उड़ाना है, वो डिसाइड कर चुके हैं, राइट। वो हो चुका है, उन्होंने सारी चीज़ें ऑब्जर्व करी, सारी चीज़ नोट करी, दे आर वेल इन्फॉर्म्ड। राइट। मैं तो वेल इन्फॉर्म्ड भी नहीं हूँ, मुझे एक्चुअली नहीं पता था कि वहाँ अंदर कितने टेररिस्ट हैं। मैं हीरो बन के घुसा, राइट। अब एक की जगह अगर 2 होते तो, उसका निशाना नहीं चूकता तो, सो देयर वर सो मेनी परमुटेशन कॉम्बिनेशंस। तो क्या ऐसा रिस्क लेना चाहिए? ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। खैर, ये सब बातें मैं आपसे अब कर रहा हूँ, उस टाइम मुझे लगता था मैं रैम्बो हूँ, मैं सबसे अच्छा हूँ, मैं जाऊँगा बस मूवी की तरह गोली चलाऊँगा, टेररिस्ट गिर जाएगा, चिल्लाएगा बचाओ बचाओ। ऐसा कुछ नहीं होता, असली में चीज़ें बहुत डिफरेंट होती हैं। और उसके बाद जब बाहर आया तो शाबाशी, इतनी गालियाँ पड़ी, हद से ज़्यादा। जो आरएल डेट लेके गए थे जो अफसर, उन्होंने डांटा। कुछ शब्द सुन सकते हैं हम, कैसे डांट पड़ती है फौज में? वो बीप हो जाते हैं वो। ऐसी हरकत करना बीप वाले बीप कर देंगे हम। सो नहीं, वो तो खूब ढंग से गाली पड़ती है, प्रॉपर। एंड नॉर्मली भी एज एन ऑफिसर कई बार हमें लगता है कि हम ऑफिसर बने तो हमने सब कुछ अचीव कर लिया, पर जो हमारे साथ दूसरे ऑफिसर्स हैं वो हमसे पहले वो अचीव करके बैठे हुए हैं, वो हमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस और ज़्यादा ट्रेनिंग लेके बैठे हुए हैं और ज़्यादा एजुकेटेड बैठे हुए हैं इन द सेम फील्ड। जी हाँ। बहुत सारे मतलब लकी फॉर मी कि मैं तो ऐसी बटालियन में गया जहाँ एक से एक एक्सपर्ट्स बैठे हुए थे मेरे साथ, तो वो समझाते, बोले व्हाट डू यू थिंक यू वर डूइंग। तो पहले डांट पड़ी, उसके बाद समझाया कि कैसे करना है। फिर जब फॉर्मल ट्रेनिंग हुई कि हाउस क्लियरेंस एक्चुअली होती कैसे है, करनी कैसे है, तो फिर चीज़ें समझ में आती हैं कि इट वॉज टोटली फूलिश, है ना। वो जोश में आके स्टाइल में कूद जाना नहीं, मूवीज़ में दिखाते निकल बाहर अगर तूने अपनी माँ का दूध पिया है तो। वो ऐसे कोई बोले तो उसको बोलने दो, अपने टाइम पे अपने तरीके से जाओ, ऑपरेट करो, ठोको। सो इट्स मसल से ज़्यादा मेंटल कैपेबिलिटी, टैक्टिकल, इट्स टैक्टिकल। हाँ, आपको बड़ा कूल हेडेड होके करना है। मुझे हाउस क्लियरिंग से कुछ याद आया, मैं उनसे बात कर रहा था, डीआईजी बीएसएफ नरेंद्र दुबे सर, हाँ, लेजेंडरी आदमी है, लेजेंडरी। बता रहे थे मुझे कि जैसे हाउस क्लियरिंग होती है तो देयर इज अ डेथ विंडो, जैसे ही दरवाज़ा खुलता है, हाँ, क्योंकि उसमें फिर रूम कम होता है और उसको पता चलेगा अगर, तो यू आर इजी टू शूट एट। हाउस क्लियरिंग में और ऐसे कौन से पहलू होते हैं जो? देखिए, हाउस क्लियरेंस सबसे पहली जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जैसे आप बता रहे, दुबे सर ने बोला, आप बाहर हो, जी हाँ, धूप में हो, लाइट में हो, ठीक है, आप रूम के अंदर जा रहे हो, तो विजन ही आपकी एक तो पहले तो वही हो गया, दूसरा उसने वहाँ पे कोई लाइट नहीं ऑन करी हुई, विजन और खराब हो जाएगी, राइट। तीसरी चीज़ ये है, आपके पास घुसने की सिर्फ एक ही रास्ता है, आप वो दरवाजे से जा रहे हो, लेकिन उसके पास छुपने की बहुत सारी जगह हैं, राइट। तो आपको नहीं पता गोली आपके फेस पे आने वाली है, आपकी चेस्ट पे आने वाली है, आपके पैर में आने वाली है, बिल्कुल। आपको नहीं पता वो ऊपर चढ़ के बैठा हुआ है, कहाँ बैठा है और किस एंगल से फायर आपके ऊपर आएगा, यू डोंट नो दिस, है ना। और अगर 3-4 लोग हैं तो 3-4 डायरेक्शन से आना है, राइट। आप अंदर जा रहे हो, आपको नहीं पता उसने कोई हॉस्टेज भी रखा है क्या, बिल्कुल। यू कैन नॉट फायर, वेपन प्रोफाइल भी नहीं पता, कुछ नहीं पता, एग्जैक्टली। तो पहला अगर आपके ऊपर फायर आएगा ना, तो 99% चांस है कि वो आपके ऊपर बहुत इफेक्टिव फायर आने वाला है, आप बच जाओ, आपकी किस्मत है, वरना मन्नत है। लोग यहाँ तक बोलते हैं कि जो पहला बड़ी पैर अंदर जाता है ना, अगर इफेक्टिव तरीके से वो हो गया वहाँ पे कॉन्टैक्ट, तो वो 2 में से एक ही वापस आएगा, दोनों नहीं आते। इट्स वेरी रिस्की। मैंने कई जगह देखा है, हालांकि मैं तो आई हैव बीन वेरी फार अवे फ्रॉम एनी सच कॉम्बैट, ऑल्दो आई हैव फायर्ड सम लाइव राउंड्स इन ट्रेनिंग। जब रूम क्लियरिंग करते हैं तो स्वॉट टीम्स और प्रोफेशनल टैक्टिकल टीम्स फ्लैश बैंग यूज़ करती हैं, स्मोक भी यूज़ करती हैं। फ्लैश बैंग
हाउ डज इट वर्क? इज इट वेरी लाउड कि आपको बिल्कुल ही डिस्टेबलाइज कर देता है? मैं बताता हूँ इसका क्या है। ये बड़ी आइडियल सिचुएशन है ना। जैसे एनर्जी वाले जैसे ऑपरेट करेंगे, आई एम अज्यूमिंग, है ना, मैं कभी एनर्जी में नहीं था, आई एम अज्यूमिंग कि अगर वो हाउस क्लियरेंस कर रहे हैं, उनको पता है कि कहाँ पे खाली है, अगर पता है तो। अगर देखो सिविलियन है अंदर तो वो भी रिस्ट्रिक्टेड है, ठीक है, उसको भी अपने आप को हार्म्स वे में लाना ही पड़ेगा। अदरवाइज आइडियल सिचुएशन ये है कि मैं हाउस क्लियरेंस जाऊँ तो या तो मैं पहले स्टन ग्रेनेड मारूँ, ठीक है, उसको स्टन ग्रेनेड बोलते हैं। तो उसका जो इफेक्ट होता है ना, साउंड इफेक्ट, वो बहुत हैवी होता है। तो आपको लगेगा जैसे रियल ग्रेनेड फट रहा है, तो थोड़ी देर के लिए आपको सुनने का कम हो जाएगा, थोड़ा डिसेंट ओरिएंटेशन हो जाएगा, एंड देन यू कैन एंटर। तो अगर सिविलियन है तो आप वो यूज़ कर सकते हो कि शायद कोई हॉस्टेज होगा वगैरह। लेकिन जब पता है आपको कि सीधा दुश्मन ही है अंदर, तो आप लाइव ग्रेनेड डालो। पर अगेन वो आइडियल सिचुएशन हो जाती है कि मुझे वो टाइम मिले, मुझे वो मौका मिले। अगर किसी का घर है एंड मुझे उसमें हाउस क्लियरेंस करनी है और मुझे पता है इस रूम के अंदर टेररिस्ट ही है, ठीक है, मैं वो दरवाज़ा तोड़ के सीधे ग्रेनेड फेंक दूंगा अंदर, ठीक है, लेट द ग्रेनेड गो ऑफ। जो अंदर होगा मर जाएगा, नहीं मरेगा, इंजर्ड होगा, शॉक भी हुआ, इंजर्ड भी हुआ, मैं अंदर गया वेपन लेके, ठक ठक ठक, मैंने ठोका उसको वहाँ पे, एंड ऑफ द स्टोरी, ठीक है। लेकिन जब मुझे नहीं पता अंदर क्या है, और जैसे कश्मीर में कई घर हैं, वो लकड़ी के घर हैं, राइट, आप उसमें ग्रेनेड फेंक दोगे वो पूरे टूट जाएगा, ठीक है। आप आरएल नहीं मार सकते उसमें। तो डिपेंड करता है, हर बार सिचुएशन गवर्न करेगी कि आप कौन सा वेपन यूज़ कर रहे हो, क्या टैक्टिक्स यूज़ कर रहे हो, है ना। मोस्टली क्या है कि जब आपको डाउट है, एक घर में एक टेररिस्ट है, घर में 10 कमरे हैं, अब वो हर कमरे में तो हो नहीं सकता, कौन से कमरे में है आपको नहीं पता, तो आप हर कमरे में तो ग्रेनेड नहीं फेंक सकते, है ना, वो आप कर नहीं सकते हो। आप घर को गिरा नहीं सकते, राइट। अब जहाँ पता है कि ये घर है, पर्टिकुलर घर है, इसमें हैं 3-4 टेररिस्ट हैं, हमें वो है, हमें घर गिरा नहीं है, वो घर ही खुद टेररिस्ट का है। ग्रेनेड कितने टाइप के होते हैं? स्टन ग्रेनेड आपने कहा, स्टन ग्रेनेड तो एक्चुअली नकली ग्रेनेड होता है। हाँ, तो मतलब बेसिकली it's a- उसमें क्या बोलते हैं, स्प्लिंटर्स नहीं है, स्प्लिंटर्स नहीं है, वो पटाखा है, जोर का पटाखा है, ठीक है, ठीक है। उससे शॉक इफेक्ट होगा, उससे साउंड इफेक्ट होगा, लाइट इफेक्ट होगा, लेकिन उसमें स्प्लिंटर्स नहीं है, तो कोई मरेगा नहीं। दैट इज स्टन ग्रेनेड, दैट इज स्टन ग्रेनेड। अब उसके बाद आ गया आपका एक रेगुलर ग्रेनेड। रेगुलर अब जैसे राइफल ग्रेनेड भी होता है, अब तो MGL AGL के अलग ग्रेनेड्स होते हैं। सो एक होता है स्टैंडर्ड हैंड ग्रेनेड। ठीक है, स्टैंडर्ड हैंड ग्रेनेड होता है जो मूवीज में दिखाते हैं ना, वो रिंग निकालते हैं दांत से, पिन निकाला जाता है, हाँ। और तो उसमें क्या टाइमर ऑलरेडी क्लॉक्ड इन होता है, क्या उसका? हाँ, उसका बेसिकली क्या होता है, उसका जो फ्यूज होता है वो 3 सेकंड फ्यूज उसमें लगा होता 3 है। सेकंड फ्यूज, बेसिकली जानते भी होंगे लोग, तो उसमें लीवर होता है। अच्छा, तो पहली चीज तो जैसे मूवी में दिखाते हैं, दांत से ऐसे खींचा, ऐसे कभी नहीं करना होता, दांत टूट जाएगा। अच्छा, वो स्प्लिट पिन होती है, पहले उसकी पिन सीधी करनी पड़ती है, फिर थंब से उसको निकालते हैं, उसको थंब रिंग ही बोलते हैं। उसको आप निकालते हो, ग्रेनेड आपने पकड़ा होता है, उसको भी पकड़ने का तरीका होता है, द लीवर शुड बी इनसाइड, फिर आप ग्रेनेड, देयर इज अ लीवर, देयर इज अ लीवर, एंड जो ट्रिगर मैकेनिज्म है वो लीवर से चलता जब तक लीवर पकड़ा हुआ है फटेगा नहीं, नहीं फटेगा। और छूटते ही 3 सेकंड ऑन हो जाएंगे। छूटने के बाद वो मतलब स्ट्राइक कर जाएगा, तो उसका फ्यूज 3 सेकंड्स का है, एंड इट विल गो ऑफ। सो पुल द पिन, होल्ड द लीवर, जब तक आपके हाथ में है, फिर फेंका या रोल करा जो भी है, हाँ। उसके बाद वो अगेन यही डिपेंड करेगा कि जिसको आप मारना चाह रहे हो वो कहाँ पे है, कितने दूर है, वो कहीं डग आउट में अंदर बैठा हुआ है, कोई बंकर में है, या खुले में है। और एक रेगुलर ग्रेनेड में स्प्लिंटर्स निकलते हैं। हाँ, तो वो बेसिकली जब वो फटेगा शेल, तो उसके शार्पनल्स बन जाएंगे, वो पूरा फट जाएगा, लोहे की बॉडी है मोटा मोटा समझने के लिए, तो वो फट जाएगा, और वो छोटे छोटे पीसेज जो हैं, ईच पीस विल गो लाइक अ बुलेट, राइट, तो वो जाके घुस जाएगा, फिर ब्लड लॉस वगैरह से आदमी मर जाएगा। राइट, ओके। टाइप से। सो दीज आर द 2 टाइप्स ऑफ बेसिक ग्रेनेड्स। हाँ। और भी टाइप के होते हैं? व्हाट इज द फिर- फ्लैश बैंग एंड स्मोक ग्रेनेड? स्मोक ग्रेनेड देखो, बाकी सब तो वो फिर अलग चीज़ें हो गई, वेरिएंट्स, है ना, वेरिएंट्स हो गए। पर जैसे स्मोक ग्रेनेड है तो इट्स ओनली फॉर स्मोक, है ना, तो स्मोक कैंडल यूज़ करना है आपको, स्मोक ग्रेनेड यूज़ करना है, तो वो बहुत सारी टाइप से बनाते रहते हैं। सो बेसिकली क्या है, आपको जब स्मोक स्क्रीन की ज़रूरत है तब आप यूज़ करोगे। RR में हम ऐसे बहुत कम यूज़ कर रहे होते हैं। एंड देन देयर आर दोस ग्रेनेड्स जो कि राइफल्स के साथ लग जाते हैं। अब उसमें भी एक तो पहले जो फायर होता था राइफल ग्रेनेड्स, है ना, अभी भी कुछ लोग यूज़ करते होंगे, तो वो तो सेम ग्रेनेड होता है, अच्छा, ये वाला, इसको यूज़ कर लेते हैं। उसके बाद राइफल के लिए स्पेसिफिक भी आते हैं, जैसे MGL राउंड होता है हमारा, उसके जैसे। तो MGL होता है, उसके जो ग्रेनेड्स होते हैं दे आर लाइक बड़ी गोली, आप समझ लो, बहुत बड़ी गोली, मोटी सी। हाँ, मोटी सी एक गोली, ऐसी ऐसे AGL में आते हैं। AGL इज ऑटोमेटिक ग्रेनेड लॉन्चर, MGL होता है मैनुअल ग्रेनेड लॉन्चर। सो इट्स लाइक
बड़ी सी पिस्टल समझ लो आप, हम्म, उस टाइप से आप उसको फायर कर रहे होते हो, ग्रेनेड निकलेगा। ग्रेनेड निकलेगा उससे। तो उससे रेंज ज़्यादा है और ग्रेनेड्स बड़े हैं, वो हैवियर ग्रेनेड्स हैं एंड वेरी इफेक्टिव। अच्छा। इनफैक्ट MGL का एक बताता हूँ, एक हम ऑपरेशन में थे, हाँ। तो मेरी टीम में, मेरी बगल वाली टीम में एक नायक था हमारा एंड वेरी गुड विद MGL, है ना, बहुत अच्छा फायर करता था MGL का। उसने टेररिस्ट को फायर किया एंड मैं ऑब्जर्व कर रहा था, उसने मारा, उसके शोल्डर के पास पूरा हाथ उड़ गया। तो ग्रेनेड फटा बाद में, पहले उसको डायरेक्ट हिट हुआ एंड उसका पूरा अच्छा, हाथ उड़ गया टेररिस्ट का, प्रोजेक्टाइल से ही पहले। प्रोजेक्टाइल से ही, हाँ, ओ, वो हिट करते ही। तो मतलब इतने इट इज गोइंग एट दैट वेलोसिटी। एंड उसका जो इम्पैक्ट आया होगा, मोमेंटम, वेट वगैरह भी उसका ज़्यादा है, जो मोमेंटम बना होगा वैसे करके आपने तो पता नहीं क्या क्या देखा है, हाथ पैर उठते हुए लोगों के, फटे हाँ, हुए, उड़ जाते हैं। ऑल द क्रेजी स्टफ जो वीडियो गेम्स में हम देखते हैं। आपने देखी हुई है ये सब चीज़ें? हाँ, मतलब देखनी पड़ी, क्या करें, पाकिस्तान मानते ही नहीं है, वो भेजे जाता है, हमें मारने पड़ते हैं। इनफैक्ट इससे एक बात याद आई, मैं जब राष्ट्रीय राइफल्स में था, जी। हम एक ऑपरेशन करके आए, तो उसमें मैंने भी ठीक ठाक काम किया हुआ था। अच्छा। तो ऑपरेशन के बीच में मेरे को बोला कि एक दिन तू चला जा नहावा के आ जा। 3-4 दिन हो गए थे नहाए नहीं थे, तो कमांडर आए हुए थे, मैं गया, मेरे जो हमारी COB होती है, कंपनी ऑपरेटिंग बेस, तो सबसे अच्छा रूम मेरे ही था। तो जितने भी सीनियर ऑफिसर्स आते थे वो सब मेरा बाथरूम यूज़ करते थे वहाँ पे। तो मैं आया तो वहाँ पे कमांडर मिले, कमांडर थे ब्रिगेडियर अजय शर्मा, अभी रिटायर्ड हैं तो मैं बोल सकता हूँ। तो ब्रिगेडियर शर्मा वहाँ पे थे, मेरे से बात करने लगे, चाय पी हमने साथ में। फिर मेरे को बोलते हैं तेरे को मज़ा आ रहा है? मैं कहा सर मतलब एक्शन जब चल रहा होता है तो मज़ा आता ही ऑब्वियसली। तो फिर ऐसे ही बोले कि यार ये, फिर कमांडिंग ऑफिसर भी आ गए तो बोलते हैं यार ये पाकिस्तान वाले सारे इधर से क्यों आ रहे हैं, तुम हर बार इनको मार देते हो और फिर भी ये तुम्हारे पास ही आते हैं। तो हम मजाक करने लगे, हमने कहा सर हमने थोड़ी रिश्वत दी है उनको। सो बेसिकली कमांडर का तो ये ना, उनके अंडर में और भी बटालियंस हैं, तो वो चाहते हैं दूसरी बटालियन में भी एक्शन हो। राइट। और हम अपने ऑपरेशंस करते थे एंड हमारे कमांडिंग ऑफिसर के साथ कंपनी कमांडर्स की टीम हमारी बहुत गजब की थी, हम बगल वाली बटालियन को बताते भी नहीं थे। अच्छा। हम चुपचाप अपने ऑपरेशन लॉन्च करते थे और कमांडर हमसे बोलते थे यार एक टीम तो दूसरी बटालियन की ले लो, एक तो ले लो, उनको एक्शन दिखा दो। तो थोड़े से ग्रीडी हो जाते हैं, लालची हो जाते हैं हम। एंड फिर जब आप वहाँ जाते हो तो एवरीथिंग इज़ अ पैकेज। तो जब आप एक्शन देख रहे होते हो तो खून भी देखना पड़ता है, दर्द भी देखना पड़ता है, जिंदा आदमी का जलता हुआ फ्लैश की एक अजीब सी महक होती है, आपको वो सब सहना पड़ता है। जब एक ऑपरेशन में हमने मोलोटोव कॉकटेल यूज़ किया था, तो जो टेररिस्ट की बॉडी मिली है ना, ऐसे लिखा होता है कि 2 चार्ड बॉडीज़, लेकिन वो जब चार्ड बॉडी को आप देखते हो, जब उसको खींच के बाहर निकालते हो, तो दैट एक्सपीरियंस इज़ वेरी डिफरेंट। एंड अभी मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे वो सीन याद आ रहा है और मेरे को हंसी आ रही है कि मैं कैसे बिहेव कर रहा था उस टाइम पे। तो आपको वो घिन सी भी आ रही होती है, राइट, कि ऐसे वो जला हुआ लकड़ी जैसा दिख रहा है बॉडी, एंड फिर आपको उसके फ़ोटो भी खींचने हैं। सो दोज काइंड ऑफ थिंग्स हैपन। बट ये मैं चाहता हूँ कि लोगों को पता हो कि सिर्फ आप वर्दी पहनोगे तो वो फ्री में नहीं मिल रही है ना। वो सबको दिखता है ना, वो शाहरुख खान दिख रहा है ऐसे चश्मा लगा के, वो स्टार स्टार चमकते हुए, है ना, ओलिव ग्रीन यूनिफॉर्म। बिल्कुल। इट डजंट कम फॉर फ्री, ये सब भी साथ में है, सब पैकेज। कुछ साथ में पैकेज है एंड यू विल हैव टू डू इट, यू विल हैव टू डू इट। सो ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स होते हैं एंड ऑपरेशनल नहीं, अदर देन ऑपरेशनल। एक बार रात का टाइम था, शाम और रात के बीच का, एक आदमी मेरे पास आया जी। एक लड़की को लेके, ठीक है। वो लड़की होगी आई थिंक मिड 20s या ऐसे कुछ 25-28 साल टाइप, ओके। मतलब ग्रोन अप गर्ल, ठीक है। और मैं खुद उस टाइम पे शायद 28-29 साल का होऊंगा। एंड वो आता है, मैं कहा रात को क्यों आया है एंड लड़की को लेके कैंप पे क्यों आया है ना। वो कैंप के गेट पे संतरी ने मुझे बताया, सीनियर JCO को बुलाया, CHM बुलाया, मेरे को बताया, मैं पहुंचा तो बोलता है ये जल गई है, दवाई लगा दो। राइट, सिविलियन बगल के उसका, मैंने पहचान लिया ये आदमी। अच्छा। कहाँ जल गई है? अब जब मैंने बोला कहाँ जल गई है, तो वो ऐसे कपड़े उठा के दिखा रही है, मतलब शी वॉज टोटली बर्न्ड। अब मैं क्या करूँ, मेरे पास कोई फीमेल स्टाफ नहीं है, मेरे पास कोई एक्चुअल डॉक्टर नहीं है कैंप में, है ना, नर्सिंग असिस्टेंट नहीं है, हम खुद करते हैं जो हमें ट्रेनिंग है, ठीक है। हमारे पास कुछ जवान हैं जिनको ट्रेनिंग दी हुई है, तो हम करते हैं। अब लगाए कौन उसकी दवाई, राइट। कैसे करोगे आप?
लड़की है, कैंप के अंदर नहीं ला सकते आप, रात का टाइम वैसे। दूसरा, उसको बिना ट्रीटमेंट के छोड़ नहीं सकते, कहाँ जाएगी, उसको गाड़ी नहीं मिलेगी, कुछ मिलेगा नहीं अभी रात में वैसे ही उस टाइम पे कर्फ्यू लग जाया करता था टेक्निकली कि आप जा नहीं सकते, क्या करोगे आप। मैंने उनको बोला कोई उसकी फ्रेंड, उसकी मम्मी वगैरह किसी को बुलाओ, दवाई दिए कि आप लगाओ, उनको वहाँ बाहर करवा के उनको दवाई वगैरह लगवाई, क्योंकि हम अपने हाथ से नहीं लगा सकते, हम बता रहे हैं आप लगाओ। सो इस टाइप की चीज़ें, ये सब कुछ पूरा पैकेज है। सो जिसको ऑफिसर बनना है भैया, सब चीज़ के लिए तैयार रहना पड़ेगा। ऐसी कोई इंसिडेंट्स जो आपके माइंड में छपी हुई हैं जो आप कभी भूल नहीं पाओगे? एक मैं जैसे पहले भी बता चुका हूँ, एक स्पेसिफिक चीज़ थी, वो माइंड से नहीं निकलती। हम श्रीनगर के पास में एक ऑपरेशन करा। इनफैक्ट जो फर्स्ट ऑपरेशन मैं बता रहा हूँ उसी की बात है, जो मैं खिड़की से कूदा था। हाँ। वो ऑपरेशन के बाद कई लोगों को गोली लगी, आसपास में लोगों को, तो वो ट्रीटमेंट के लिए आपके पास आते हैं। तो हम फटाफट से अपनी एक सिविक एक्शन टीम लग जाती है, इसमें डॉक्टर्स वगैरह हमारे, वो ट्रीटमेंट दे रहे हैं भाई, किसी की अगर कोई इंजरी हो गई है, गलती से स्ट्रे बुलेट लग गई किसी को, तो वो सब चल रहा है। अब ये सब करना है, और इसके बीच में वहाँ की बहुत सारी औरतें इकट्ठी होकर आती हैं और कैंप के गेट के बाहर, बड़ा सा गेट था हमारा, वो वहाँ आके नारेबाजी वगैरह करने लगती हैं। वो उन्होंने ऊपर से बुर्का अबाया वो सब पहना हुआ है, वो बुर्का उठा लेती हैं एंड अंदर कुछ भी नहीं पहना हुआ उन्होंने। वो ऐसे औरतें खड़ी होती हैं, नारे लगाती हैं, और वो नारा क्या लगा रही है कि आधी रोटी खाएंगे, पाकिस्तान जाएंगे, पेट में बच्चा लाएंगे, मुजाहिद उसे बनाएंगे। बड़ा दुख होता है कि आपको उन्हीं को दवाई लगानी है। नाउ अब यहाँ पे आपका जुडिशियस माइंड को काम में लाना होता है, क्योंकि पहला रिएक्शन क्या होता है, ठोक दो। दूसरा रिएक्शन क्या होता है, ये बेवकूफ है, तुम तो नहीं हो। जेब में गांधी जी का नोट रखा हुआ है, खाना भारत का खा रहे हैं, दवाई भारत से लगवानी है, जब प्रॉब्लम हो रही है तो फौज के पास जाना है। आज दवाई लेने भी तुम हमारे ही डॉक्टर के पास आए हो, वो भी तो फौजी है, लेकिन तुम्हें कहा आधी रोटी खा के पाकिस्तान जाना है, वहां से तुम्हें बच्चा लेके आना है, और क्या करवाना है उसे मुजाहिद बनाना है। साहब, वो मुजाहिद नहीं बनेगा, वो कीड़ा बनेगा, और फिर वो मर जाएगा, क्योंकि हमें उसको ठोकना पड़ेगा। पहले मैं नहीं समझता था, जब सीनियर ऑफिसर्स बोलते थे कोई 17 साल का, 18 साल का, 20 साल का लड़का है, हमने ठोक दिया उसको, ठीक है, बोलते थे कमांडर, बोलते व्हाट अ लॉस ऑफ लाइफ, व्हाट अ लॉस ऑफ लाइफ। तो कमांडर्स कभी खुश नहीं होते थे, मैं देखता था ब्रिगेड कमांडर्स, जीओसी, वो खुश नहीं होते थे। हम लोग जो थे ना, कैप्टन मेजर, हम बड़े खुश होते थे, हमने मार दिए, 4 मार दिए। अब रियलाइज होता है कि वो खुश क्यों नहीं होते थे, बिकॉज इट वॉज आवर ओन लॉस, कि वो लड़का अगर कुछ अच्छा करता तो देश की तरक्की में उसका भी योगदान होता। बिल्कुल। और वो टेररिस्ट बना और मर गया। बिल्कुल। सो ऐसे इंसिडेंट्स हैं बहुत सारे, वो हैं, वो तो रहेंगे लाइफ लॉन्ग माइंड में। बट इतना वायलेंस देखने के बाद आदमी बिल्कुल अंदर से कुछ चेंज नहीं हो जाता उसके अंदर? चेंज होता है। देखिए, अलग अलग टाइप से अलग अलग रिएक्शन आते हैं जी। इमीडिएटली जब ऑपरेशन चल रहा है, तो फ्रेंकली मेरे को कभी कोई थॉट नहीं आया। जब ऑपरेशन चल रहा था तो वो मेरी तरफ गोली चला रहा है, मैं उसकी तरफ गोली चला रहा हूँ, हम टेक्निकली चल रहे हैं, जैसे हमें सिखाया है ट्रेनिंग में, उस तरीके से हम रिएक्ट कर रहे हैं। मैंने ये सुना है, सॉरी मैं बीच में बोला एकदम से, मुझे आई फेल्ट द इम्पल्स टू आस्क, आपको तो नहीं लगी है, बट मैंने ये सुना है कि गन शॉट जब लगता है तो इनिशियल रिएक्शन इज नॉट पेन, ऐसा ये करेक्ट है क्या? मैं इसका एग्जांपल बताता हूँ आपको जी। मैं एक बार ट्रेवल कर रहा था, हाँ। वहीं पे श्रीनगर हाईवे पे हमारी गाड़ी के ऊपर फायर आया। जी। अच्छा। हमने एंगेज किया, टेररिस्ट को एंगेज किया, और पूरा ऑपरेशन ख़त्म हुआ। तो जब ऑपरेशन ख़त्म हुआ तो मेरे जो गाड़ी के ड्राइवर थे, मैं उनसे बात कर रहा था, मैं कहा सब ठीक ठाक है, कोई लगा होगा तो नहीं कुछ भी। तो बात चली एंड देन ही रियलाइज्ड, ऐसे करके पैर को छुआ एंड रियलाइज्ड कि बुलेट लगी है। तो पता चला वो बुलेट कैसे लगी, वो गाड़ी में मेरी साइड से बुलेट एंट्री करी, ओह। मेरी सीट के नीचे। अच्छा। आप देखिए कैसे मेरी सीट के नीचे आता है, और सीट के नीचे पाइप लगे होते हैं लोहे के, वहाँ से रिकोशे होती है और फिर अपवर्ड मूवमेंट करती है, और जो ड्राइवर है उनकी सीट में घुस के और थाई में होकर निकल जाती है नीचे से एंड उनको नहीं पता था। तो आपको जब बुलेट प्रूफ पे लगी है तो उसका भी काफ़ी इम्पैक्ट आता होगा? इम्पैक्ट आता है। मैं तो आई हैड फॉलन डाउन। अच्छा। मैं डिसबैलेंस होकर गिर गया था। रियलाइज नहीं हुआ कि बुलेट लगी है कि क्या हुआ है, मतलब यू डोंट कम टू नो एकदम से। मैंने सुना है रिब्स वगैरह टूट जाते हैं अगर बहुत डिपेंड करता है किस एंगल में लग गई है। जैसे मेरे कमांडिंग ऑफिसर थे,
उनके बुलेट प्रूफ पटके पे लगी बुलेट, अच्छा, हाँ, रिकोशे हुई, यहाँ चीक बोन पे इस पे लगी और यहाँ से आके नीचे अटक गई। ओह, व्हाट? एंड मुंह के अंदर? सर ये बोलते थे कि बोलते हैं मेरे को बहुत ढंग से समझ नहीं आया कि हुआ क्या है। मुझे लगा कि सिर में कुछ लगा है। सो एक्चुअली मुझे लगता है गोली लगने के लिए शायद कोई प्रिपेयर्ड नहीं होता होगा पहली बार, तो जिसको भी लगी वो पहली बार तो कोई प्रिपेयर्ड नहीं, तो बॉडी का रिएक्शन भी बहुत डिफरेंट है गोली लगने का ना। और डिपेंड करता है आप कर क्या रहे थे उस टाइम पे। कर क्या रहे थे? वो भी है। एड्रेनलिन एकदम पीक पे है तो यू विल नॉट फील इट इंस्टेंटली। कईयों का तो मैंने देखा है कि उनको पहले ब्लड दिखा महसूस हुआ, उसके बाद पेन फील हुआ। राइट। तो इस टाइप के रिएक्शंस देखे मैंने आपका कंटेंट देखा है सर, और मैंने ये भी देखा है कि आपके जैसे आपका पूरा का पूरा पर्सनालिटी है ना, यू आर नॉट अफ्रेड। दैट इज आई थिंक द कार्डिनल कैरेक्टरिस्टिक जो ऑब्वियस है आपके बारे में। आप रिस्क टेकिंग हो, आप अफ्रेड, डरते नहीं हो, और आपके कुछ ऑब्जर्वेशंस भी हैं इस दुनिया के बारे में, इस सोसाइटी के बारे में, इस देश के बारे में, यहाँ पर जो हो रहा है उसके बारे में। मैं वो भी जानना चाहूँगा। आपको क्या लगता है इस देश की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है आज की डेट में? एक्चुअली प्रॉब्लम्स बहुत सारी हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम ढंग से यूनाइटेड नहीं है किसी भी चीज़ के लिए। हमारे देश में एक छोटी सी चीज़ चलती है, उसको बोलते हैं राइट टू एजुकेशन। फिर भी बच्चे नहीं पढ़ रहे। सरकार आपको बोल रही है बच्चे को भेजो, हम खाना भी खिलाएंगे, बच्चा फिर भी नहीं जा रहा। फिर कहीं से किस्सा आ जाता है कि कौन से स्कूल वालों ने वो राशन लेके बेच दिया। सो ये वाली प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले तो एक एजुकेशन फिक्स हो जाए ना, तो उसके बाद जो दूसरी बड़ी प्रॉब्लम करप्शन दिखती है वो अपने आप फिक्स हो जाएगी। और इसमें ना एक बात मैं अक्सर बोलता हूँ, जो अफसर है ना, IAS, IPS, IRS, आर्मी ऑफिसर्स, IFS तो चलो वो बाहर ज़्यादा ड्यूटी कर रहे होते हैं, है ना, फॉरेस्ट वाले हो गए, मतलब जो भी बड़े बड़े अधिकारी जिनको बोलते हैं, है ना, क्लास 1 ऑफिसर्स और कमीशन ऑफिसर्स, आप लोग ईमानदार हो जाओ भैया, बस। किसी की औकात नहीं है जो कोई गलत काम हो जाए इस देश में, सिर्फ आप ईमानदार हो जाओ। क्या करेगा? पोस्टिंग कर देगा, चले जाओ। क्या करेगा? कहीं फेंक देगा, कोई इंक्वायरी करवा देगा। अल्टीमेटली एक दिन आपको मर जाना है। मैं उस माइंडसेट से चलता हूँ। एंड 100 साल के बाद किसी को नहीं पता होगा कि मेजर LS चौधरी कौन था, तो माइट एज वेल कल हो जाए, क्या फर्क पड़ता है। पर आप अपना काम ईमानदारी से कर जाओ, आप देखो देश कैसे बदलता है एक झटके में। मैं जो बोलूँगा आपको डिसअपॉइंटिंग लगेगा वैसे, और है भी। मैं खुद भी डिसअपॉइंटेड ही हूँ इस रियलिटी से जो मैंने देखी है। ये एग्जैक्ट आर्ग्यूमेंट है कि क्यों ये नहीं करना है लोगों के माइंड में। बिकॉज मैंने जो देखा है एटलीस्ट ब्यूरोक्रेसी में, सिविल सर्विसेज में, जो आर्मी ऑफिसर्स में मुझे नहीं दिखता। इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ इंटेलिजेंस एंड कावर्डिस। अ गुड ब्यूरोक्रेट, अ रियली गुड वन, जो ब्यूरोक्रेसी में मजा हुआ है, वो डरपोक और इंटेलिजेंट दोनों होगा, क्योंकि उसको नेविगेट करना है वहाँ से। और सर्वाइवल इज़ योर फर्स्ट प्रायोरिटी, दैट इज़ योर जॉब बेसिकली। आप सर्वाइव करोगे तभी कुछ करोगे ना। दूसरा ये कि मुझे मर जाना है तो मुझे ऑनेस्ट होना चाहिए। द ऑपोजिट आर्ग्यूमेंट इज टेकन एंड इट इज़ इक्वली वैलिड। क्योंकि मुझे मर जाना है और क्योंकि मेरी ज़िंदगी बहुत छोटी है, मैं पूरा मज़े लेके मरूँ ना। दैट इज़ द थिंकिंग। अब इस थिंकिंग को कैसे चेंज करा जाए, और यही मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। सपोज कीजिए आप IAS, IPS या IRS अकेडमी के डायरेक्टर हैं, ठीक है, नए बच्चे आते हैं पढ़ के, कोई ख़राब नहीं होता। मैं नहीं मानता कि वो करप्शन के माइंडसेट से आते हैं। हो सकता है टेम्पटेशन उनके मन में हो, बट दे आर नॉट करप्टेड। देन आप क्या करवाओगे ऐसा कि उनके माइंड में आप वाली फिलॉसफी आ जाए और ये जो मैं बोल रहा हूँ ये हटा दी जाए? सबसे पहली चीज़, जी, जो बच्चा अफसर बन रहा है ना, उसके अंदर एक चीज़ आ जानी चाहिए कि इतने 150 करोड़ हिंदुस्तानियों में कितने लोग अफसर हैं, इतने से आप उनमें आ रहे हो। आपको तो वो पुरानी मूवीज में दिखाते हैं, राजा महाराजा ऐसे मूंछों को ऐसे करके बैठता था, मैं महाराज हूँ। दैट शुड बी द फीलिंग। इतना सेल्फ प्राइड, इतना सेल्फ एस्टीम होना चाहिए अफसर के अंदर कि मैं इतने करोड़ हिंदुस्तानियों के ऊपर चुने हुए इतने से लोगों में से हूँ। एवरीबडी इज लुकिंग अप टू मी, हर कोई मुझे देखता है ना। आपके अंदर तो इतना वो गर्व होना चाहिए कि कोई आपको गलत काम के लिए बोल कैसे सकता है। जब आपको अपने ऊपर सेल्फ प्राइड हो जाएगी ना कि आपकी जो वैल्यू है वो है जिस पोजीशन पे आप आगे हो, उससे ज़्यादा कोई आपको क्या दे सकता है। पर होता क्या है, मुझे कल को रिटायर होना है, मेरे पास भी एक अच्छा बंगला होना चाहिए, मेरे पास भी एक इम्पोर्टेड कार हो, मेरे बच्चे भी लंदन में पढ़ लें, ठीक है। वो सब चीज़ें धीरे धीरे आती हैं। और ये कौन लाता है पता है? हमारे सीनियर्स, जो हमसे पहले से सिस्टम में है।
क्योंकि वो कावर्ड थे, उनकी स्पाइनल कॉर्ड थोड़ी सी वीक थी, तो वो हम सबकी कर देते हैं। मेरे पास जितने भी बच्चों से मैं बात करता हूँ, जितने भी किसी भी कार्डर का वो अफसर बन रहा है, मैं बोलता हूँ बेटा अपनी रीढ़ की हड्डी को मजबूत रखना, और ये सोच लेना कि जितनी मेहनत करके तुम यहाँ पहुँचे हो, कोई ऐसा काम तो नहीं हो रहा कि उससे वैल्यू डाउन हो रही हो। और फिर होता क्या है, पूरे कार्डर की वैल्यू डाउन होती है। एंड लोग एकदम से बोल देते हैं अरे अफसर तो ऐसे ही होते हैं। दैट इज द प्रॉब्लम। जो आदमी ढंग से 2 सेंटेंस नहीं लिख सकता, वो आदमी भी आके बोलता है अरे अफसर तो ऐसे ही होते हैं। तो ये ना, लेकिन एक वो जब फील आ जाएगा ना, फील ऑफ दैट प्राइड कि मैं इस पोजीशन पे हूँ, मैं इतना महान काम कर रहा हूँ, और एक्चुअली महान काम है, इजी काम नहीं है। नहीं, इजी नहीं तो जब आप ऐसा काम कर रहे हो, हाँ। तो किसी की हिम्मत कैसे होती है आपको अप्रोच करने की? उसको डर लगना चाहिए। आप जब अब नाउ जो आपने ये एडवेंचर वाली लाइफ जी, आपने रिस्क लिए हुए हैं, और आप रिस्क टेकिंग के, मुझे लगता है यू आर अ ग्रेट एग्जाम्पल ऑफ इट। एंड टू टीच पीपल रिस्क टेकिंग, वो मुझे लगता है कि पीपल आर नॉट टेकिंग इनफ रिस्क्स। आपने मुझे लगता है कुछ ज़्यादा लिए हैं, यू आर ऑन द अदर एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम, बट करेज, डिसीजन लेने का हौसला और उसको फॉलो थ्रू करने की जो कैपेबिलिटी है, जो एनर्जी चाहिए, जो निकाल कर लेकर जाती है उस प्रोसेस में, आपसे आदमी सीख सकता है, और आप सिखाते भी हो। यू टेक पीपल फॉर दीज एडवेंचर्स नाउ। एंड आपकी टीम में मैंने देखा देर आर अदर स्पेशल फोर्सेज ऑफिसर्स ऑल्सो। तो जब हम यहाँ जाते हैं आपके साथ, अगर हम एडवेंचर करने जाते हैं, तो ऐसा क्या होता है जो डिफरेंट होता है किसी ट्रैक से या हाइक से, और हम उस ट्रैक के बाद वापस आके अपनी लाइफ में वो वैल्यूज़ कैसे निकाल के लेके जाएंगे, अगर ऐसा होता है तो? देखिए, जैसे आपने बताया, तो हमारी जो कंपनी है ग्रिट एंड ज़ील एडवेंचर्स, जी, तो वहाँ पे 2 चीज़ों की बात चल रही है, ग्रिट और ज़ील। मेरी जो टीम है उसमें मुझे छोड़ के बाकी सारे स्पेशल फोर्सेस के हैं। और मैं जब उनके साथ ऑपरेट कर रहा था, तो मैंने देखा कि ट्रेनिंग तो सेम चीज़ की है, उनमें फ़र्क क्या है, वो अच्छा क्यों कर रहे हैं हमसे ज़्यादा या बाकी फौज से ज़्यादा, है ना। हम बोलते हैं हमारी स्पेशल फोर्सेस बेस्ट इन द वर्ल्ड है, क्यों है? माइंडसेट। जब प्रॉब्लम आती है तो आप प्रॉब्लम को डील कैसे कर रहे हो। तो यही वो सेम चीज़ है कि जो यंग प्रोफेशनल्स हैं, इंक्लूडिंग लीडर्स हैं या स्टूडेंट्स हैं, है ना, उनको क्या होता है कि आपके सामने ऐसी सिचुएशन ज़रूर आएगी, यार अब मैं ये डिसीजन कैसे लूँ, ये तो प्रॉब्लम में फंस गया, अब मैं क्या करूँ। एंड फिर बहुत सारे फिर न्यूज़ हम सुनते हैं। तो उसको नेविगेट करने के लिए एक एप्टीट्यूड जो चाहिए, जो माइंडसेट चाहिए, यहाँ पे हम आपको लेके जाते हैं, हम क्यूरेटेड प्रॉब्लम में आपको फंसाते हैं। अच्छा, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। तो दिस इज नॉट अ नॉर्मल हाइक और दिस इज नॉट अ नॉर्मल ट्रैक। हम पागल कैसे कहलाएंगे? सही बात है। तो अब मेरे साथ जा रहे हो तो थोड़ा तो पागल बनना पड़ेगा ना। वेरी इंटरेस्टिंग। अच्छा, क्यूरेटेड प्रॉब्लम। हाँ, तो आपको नहीं पता मैंने कितना क्यूरेट करा हुआ है। ओके, आपको नहीं पता मेरी उसमें सेफ्टी लीवे क्या है, आपको नहीं पता। अच्छा, ठीक है। मैं आपके साथ गया, आपको लेके जाऊंगा, और मैं आपको मिडिल ऑफ दैट प्रॉब्लम मैं आपको बोल दूंगा कि यार अब मेरे को समझ नहीं आ रहा क्या करें, नाउ यू टेल मी व्हाट शुड वी डू। करो आप। वेरी इंटरेस्टिंग। सो होता क्या है, आप कोई भी काम कर रहे हो, आप एक पर्टिकुलर प्रोफेशन में होते हो, तो आपका माइंडसेट उसके अराउंड होता है। उसकी कोई भी प्रॉब्लम आएगी ना, आपको पूछो, आप फटाफट से उसका आंसर दे रहे हो, क्योंकि आप वो डील कर रहे हो। लेकिन साइंटिफिकली भी तो ब्रेन का एक पर्टिकुलर पार्ट है जो उस काम में यूज हो रहा है, पर ब्रेन में तो और भी बहुत कुछ है ठीक बात, जो आप यूज ही नहीं कर रहे हो। तो स्लोली इट विल स्टार्ट डिकेइंग और वो डेड होगा, राइट। अब इसको एक्टिवेट करने के लिए आपको मैंने एक टोटली डिफरेंट सिचुएशन में डाल दिया। भाई मान लो आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, राइट, आप आईटी प्रोफेशनल हो, आप सॉफ्टवेयर लिख रहे हो, आप कभी जाके सोचते ही नहीं हो कि मैं नदी में आके बीच में फंस सकता हूँ। वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट। अब मैं आपको ऑप्शन देता हूँ कि भैया बताओ इससे बाहर कैसे निकले। नाउ यू स्टार्ट थिंकिंग, नाउ यू आर पुशिंग योरसेल्फ। आपको कुछ होने नहीं देंगे, वो तो हमें साथ में, लेकिन हम इंश्योर करेंगे कि आप सॉल्यूशन ढूंढो। तो जब आप ऐसी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन ढूंढते हो, ऐसा कुछ हुआ है आपके साथ किसी इवेंट पे या ट्रैक पे आप गए हो और किसी के साथ एक्चुअली कुछ प्रॉब्लम? क्योंकि ये तो बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, आई एम वेरी इंट्रिग्ड बाय इट। ओके, मैं ये हाइट थी 12,500 फुट। ठीक है। मेरे साथ एक लड़की थी, यंग, सम 20 समथिंग, है ना। दिस इज अ क्लाइंट जिसने हाँ, ये दिस इज अ क्लाइंट। हाँ जाना है उसको। हाँ, इसको तो पता है कि प्रॉब्लम क्यूरेटेड है? नहीं, अच्छा, उसको कुछ भी नहीं पता। शी इज थिंकिंग इट इज जस्ट अ ट्रैक। अरे वो 5 मिनट ट्रैक करने के बाद 5 मिनट्स वो बोलती है सर मेरे से नहीं हो पाएगा। अच्छा, मैंने कहा बच्चे होगा, चल साथ में, ठीक है। और मैं उसको लेके गया, उसने पूरा ट्रैक किया। उसके बाद मैं नाइट ट्रैकिंग करवाई, और मुझे पता था वहाँ पे रिस्क है, और मुझे पता था कितना रिस्क है।
मुझे ये भी पता था उसकी चोट लग सकती है, लेकिन ये भी पता था कितनी लग सकती है। तो मैं उसको लेके गया, मैं कहा मेरे साथ चल, इन सबको कट करते हैं। मतलब शी डजंट नो, पूरा ट्रैक जा रहा है, मैंने अपने बडी को बताया हुआ है, वो स्पेशल फोर्सेस के हैं सारे, उनको पता है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। और मेरा जो कैमरा लेके चल रहा था एक लड़का हमारे साथ, हमारी टीम का, उसको बताया हुआ था तू रिकॉर्ड करना। राइट तो हम 3 लोगों को पता है। जी। उसको मैंने बोला, मैंने कहा ऐसा करते हैं हम तुम चलते हैं, अलग से चलते हैं, इनको छोड़ो नॉर्मल ट्रैक को। तो वो ट्रैक छोड़ा और उनको ऊपर मैं दूसरे ट्रैक में लेके गया जहाँ पे लूज स्टोन थे। अच्छा। मुझे पता था लूज स्टोन्स है, ये पैर रखेगी, फिसलेगा। इसका पैर फिसलेगा। मैं आइडेंटिफाई कर चुका था कि उसको हाइट से डर है, उसको ऐसे पतले ट्रैक से डर है, जो बहुतों को होता है। तो अगर मेरे साथ वो आई है तो यहाँ से कुछ सीख के जाए, कुछ अच्छी चीज़, एक रिस्क टेकिंग कैपेसिटी बढ़े, एक अपने आप में बोल्डनेस बढ़े। ठीक। तो लेके गया, और नाइट ट्रैक हो रहा है, राइट, रात में कर रहे हैं, कोई लाइट नहीं है, कुछ नहीं। वो मेरे साथ चलती है और मैंने बोला कि ठीक है मेरे पीछे आना। मैंने क्रॉस किया, एंड मैंने जानबूझ के क्रॉस इस तरीके से किया कि मैंने कहा बहुत डिफिकल्ट है, और था भी थोड़ा। जैसे ही वो वहाँ पे आई, आई टोल्ड हर टू पुट स्टेप ऑन दैट पर्टिकुलर स्टोन। उसने रखा, वो स्लिप हुई, मैंने उसको 3-4 फुट स्लिप होने दिया, उसको मैंने हाथ पकड़ा, एंड शी वॉज वेरी स्केयर्ड। तो मैं वहीं पे रोक के मैंने बोला रिलैक्स, मैंने पकड़ा हुआ है ना। बोलती हाँ सर। मैं कहा देख मेरी तरफ, देख आंखों में देख, अब डर लग रहा है? बोलती नहीं। मैं कहा तुम्हारे सामने जगह है पकड़ने की हाथ? बोलते हाँ पकड़ो। एंड शी क्लाइम्ड अप। फिर मैंने बात करी उससे बैठ के, मैंने कहा क्या करवाया मैंने? तुमने आंखें बंद कर ली जैसे ही स्लिप हुए, हाथ पैर छोड़ दिए, तो नीचे जाओगे ना। पर वहीं पे अगर तुमने आंखें खोल ली होती, सिर्फ इतनी सी हिम्मत दिखानी थी, वहां आंखें खोल देती तो ऑप्शंस थे, देयर वाज अ वे आउट। आज मैंने बताया है, हर बार कोई नहीं मिलेगा बताने के लिए। बहुत जबरदस्त लेसन है ये, आपने सिखा दिया, और ऐसे करा के कोई नहीं सिखा पाता। और उसके बाद क्या हुआ पता है? जब हम लौट के आए तो रेलवे स्टेशन पे उसके पेरेंट्स आए हुए थे, वो मेरा हाथ पकड़ के खींच के ले गई, सर एक बार मेरे पापा मम्मी को बता दो मैं भी बहादुर हूँ, मैं डरपोक नहीं हूँ। इट वॉज सच अ हैप्पी कितनी अच्छी मोमेंट। बात है। हाँ, सो हम सबके अंदर वो एबिलिटी है, आंखें खोलने की जरूरत है। आंखें खोल के देखो तो सही, सब ऑप्शंस है। ये चीज़ तो सिखाने वाली चीज़ है, और ये आपने कुछ तो क्रैक कर दिया है ये फॉर्मेट पे। मतलब आई वुड लव दैट मोर पीपल शुड डू दिस, स्पेशली वो लोग जो स्टक फील करते हैं ना लाइफ में। ज्ञान एक हद तक हेल्प कर सकता है, बट इस टाइप का कोई एक्सपीरियंस है फंडामेंटल शिफ्ट लाके, इट कैन डू दैट, इट कैन क्रिएट फंडामेंटल शिफ्ट्स इन पर्सपेक्टिव, इन थिंकिंग, इन माइंडसेट, वन सच एक्सपीरियंस। एंड आई थिंक इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर एवरीबडी। इसीलिए ये चीज़ शुरू की, क्योंकि मैंने खुद भी रियलाइज़ किया कि अभी जैसे हम सब बोलते हैं कि मैं बहुत रिस्क ले लेता हूँ और ये कर लेता हूँ, मैं कुछ भी करता हूँ, तो ऐसा नहीं है उसके बाद मेरे को लगता नहीं हो और यार ये क्या कर दिया, लगता है। पर मुझे ये पता है एट द बैक ऑफ माई माइंड कि रास्ता है, रास्ता है। ऐसा कोई कुआं नहीं है जिसमें गिर के आप बाहर नहीं निकल सकते, प्रोवाइडेड आप बाहर निकलना चाहो। वेरी इंटरेस्टिंग आइडिया, वेरी इंटरेस्टिंग। भीतर चौधरी, जब मैं ये पॉडकास्ट करता हूँ तो मैं एक सवाल ज़रूर पूछता हूँ, आदत है मेरी। सिलेबस ऑफ लाइफ इसका नाम है। तो सिलेबस ऑफ लाइफ में वो चीज़ें होनी चाहिए जो लाइफ से सीखी जा सकती हैं, किताबों में नहीं लिखी हैं, और अगर लिखी भी है तो उतनी इफेक्टिव नहीं है। आप तो लिटरली सिखाते हो इन एक्सपीरियंसेस के थ्रू। तो आप क्या बोलोगे सिलेबस ऑफ लाइफ में क्या होना चाहिए, क्या पता होने की ज़रूरत है? सबको ये रियलाइज़ करना चाहिए कि पॉइंट नंबर 1, लाइफ एक दिन ख़त्म होनी है, दूसरे जन्म का पता नहीं, चिड़िया विड़िया बन जाओगे, इंसान बने हो, जो कर सकते हो करो। भगवान ने 2 पैर दिए हैं, अगर वो नहीं चाहता कि तुम चलो तो तुम्हें पेड़ बनाता। पैर दिए ना, चलो, दौड़ो, भागो, गिरो, उठो, फिर गिरते हो तो फिर उठो, जितनी दम है पूरी दम से दौड़ो, रुकना नहीं है, चलते रहना है। क्या बात है, ये तो लाइफ को जील के साथ पूरे फुल फोर्स की तरह जीना है। हाँ, मतलब जिस दिन आखिरी सांस हो, अगर टाइम मिले 1 सेकंड का, और रिफ्लेक्ट बैक करो अपनी लाइफ पे, तो बोलो कुछ तो किया यार मैंने। रिग्रेट नहीं होना चाहिए। हाँ, मतलब कि ये मैंने किया नहीं यार, काश मैं ये कर लेता। अबे करो यार, फेल ही तो हो गए। बिल्कुल, बहुत अच्छे से आपने समराइज कर दी पूरी बातें, सारी चीज़, एवरीथिंग अबाउट यू। द बेस्ट थिंग अबाउट यू दैट कैन बी, आई थिंक, टेकन एंड लर्नड एंड गेट इंस्पिरेशन फ्रॉम इज दिस: डू थिंग्स, टेक अ रिस्क, एंड फॉर दैट आई एम वेरी थैंकफुल। थैंक यू। बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। और खैर कहने की ज़रूरत नहीं है, बट कहना ज़रूरी भी है कि बहुत रिस्पेक्ट है
जो आपने किया है देश के लिए ना, उसकी एटलीस्ट हैट्स ऑफ फॉर व्हाट यू हैव डन. थैंक यू फॉर योर सर्विस एंड वी नीड मोर पीपल लाइक यू इन दिस कंट्री. थैंक यू. मुझे भी बहुत मज़ा आया आपसे बात करके. एंड पता नहीं मैंने क्या क्या बोला. और कहानी सुनाने में मुझे मज़ा आता है. मैं कहानियाँ यूट्यूब पे भी सुनाता रहता हूँ, तो आप वो भी सुन सकते हो. कहानी यही है जिससे हम बनते हैं, ऐसा मुझे लगता है. नहीं, कहानियों के साथ जो कैरेक्टर्स होते हैं ना, उनसे भी हम बनते हैं, और आप, यू आर वन ऑफ देम. रियल लाइफ रैम्बो इज अ वेरी पावरफुल मैसेज फॉर द वर्ल्ड, एंड आई थिंक मोर पीपल should get in touch with you and they should learn from what you have done, because you have done things in real life and that is rare.